अच्छी मैनेजमेंट केवल कैपेबिलिटी नहीं है, कैरेक्टर भी है। केवल विजन और फोरसाइट नहीं है, अच्छी एग्जीक्यूशन भी है। आपने कहा कि जैसे इन्वेस्टिंग इज बोथ साइंस एंड आर्ट, कोई ऐसा एग्जांपल केस स्टडी या कोई स्टॉक या जो भी आप कुछ कहना चाहें कि जहां आपने इंट्यूटिवली डेटा को ओवर रूल किया। इफ डेटा को ही एडप्ट करने का आपका इन्वेस्टिंग धर्म मान लोगे, हाँ, तो terabytes and terabytes of data will float at you every second, and it हाँ. is humanly impossible for you to make sense out of it. Have you thought on value investing evolved in last 10 years, specifically जो अभी टेक ड्रिवन एसेट लाइट बिजनेसेस हो गए हैं, तो दोस्तों शेयर बाजार ना, ये पैसा तो बहुत बन सकता है यहाँ पे। हाँ, 100% बहुत पैसा बन सकता है, लेकिन पैसा से ज्यादा कैरेक्टर बहुत अच्छा बनता है। आज के जो फेस टू फेस में ना, मैं जिनके साथ बातचीत किया हूँ, तकरीबन 2.5 घंटे का फेस टू फेस था, और ये फेस टू फेस आपने लास्ट तक नहीं देखा ना, तो शेयर बाजार में जो सही कैरेक्टर बनाने का फॉर्मूला है ना, वो आप मिस कर देंगे। क्योंकि कैरेक्टर पहले बनाना है, पैसा बाद में बनाना है। ऐसा नहीं होगा कि पैसा पहले बनेगा और कैरेक्टर बाद में बनेगा। जबरदस्त फेस टू फेस रिकॉर्ड हुआ है दोस्तों। मुंबई में हूँ, रिकॉर्ड किया हूँ एक मार्केट के वेटरन से, जो मेरे भी एक आइडल मान लीजिए, जो टिक लिस्ट होता है ना, कि इन लोगों को देख के ही हमने अपनी शेयर बाजार की जर्नी को आगे बढ़ाया। आज मैं हूँ ऑफिस में, आस्क के ऑफिस में, और मैंने रिकॉर्ड किया भरत शाह जी के साथ में। और आप ये फेस टू फेस लास्ट तक नहीं देखेंगे तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको ट्रू वैल्यू शेयर बाजार का नहीं मिलेगा। तो वेलकम करते हैं, सर से बात करते हैं और डिटेल में सब चीज चर्चा करते हैं कि सही में सही कैरेक्टर शेयर बाजार के लिए कैसे बनाए। सर, बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ऑलमोस्ट मुझे 20 साल हो जाएंगे मार्केट में, और जो मेरा जनरेशन जो है ना, जो ट्रांजिशनरी जनरेशन जिसको मैं कहता हूँ, ये 45 वाले, इन लोग के लाइफ में ना कुछ आइडियल्स हैं जिन्होंने मार्केट में कमाल कर रखा है, और आप वन ऑफ देम हैं। Very kind of you to say that. Very kind of you to say that. सर, फेस टू फेस पॉडकास्ट है, मैंने आपको उसके बारे में ब्रीफ किया है। मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि क्योंकि मैं चाहता हूँ वाइडर रीच मिले, तो मैं हिंदी में प्रेफर करता हूँ। बट ऑब्वियसली यू कैन यूज इंग्लिश टर्म एज पर योर कंफर्ट, बट जितना हम हिंदी में बात करेंगे उतना भारत तक कनेक्ट कर पाएंगे, और वही मुझे लगता है सबसे ज्यादा फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूर चेष्टा करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। जरूरत। भरत भाई, आप इंडस्ट्री के अंदर में काफी सालों से हैं। आप आपके बारे में कोई भी गूगल करेगा या चैट जीपीटी करेगा तो बड़ा डिटेल विवरण मिल जाएगा। बट फिर भी मेरे ऑडियंस के लिए मैं हल्का सा ग्लिम्स करना चाहता हूँ। आई वांट टू टेक बैक यू टू द कॉलेज डेज, कि आपने कॉलेज कब कंप्लीट किया था। मुझे पता आपने सीए किया, कॉस्टिंग किया, एमबीए किया, बट थोड़ा सा एकेडमिक्स, और फिर उसके बाद आपका करियर प्लीज। मेरी ग्रेजुएशन इन कॉमर्स 80 में हुई, 1980 आई फिनिश्ड। और उसके बाद मैंने मेरी सीए की आर्टिकल्स शुरू किए। वो समय सी आर्टिकल्स वगैरह ग्रेजुएशन होने के बाद होते थे। अच्छा। अभी तो कॉलेज के दरमियान ही हो जाते जी। हैं। तो साथ साथ मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग भी शुरू किया था। तो मेरे 3 साल के बाद जब आर्टिकल्स खत्म हुए तब मैंने एमबीए के लिए अप्लाई किया था आईआईएम्स में। जी। एंड वो अप्लाई करने के बाद बाय द टाइम इंटर सीए, इंटर कॉस्टिंग दोनों कंप्लीट हो चुके थे। ये 3 साल की जब तक सीए आर्टिकल्स हो गई। Then I appeared for my test at IIM institutes. There were only three that time. ओके। अहमदाबाद, बेंगलोर एंड कलकत्ता। जी। तो अभी बहुत सारे आईएम्स है। जी। तो जब भी एमबीए का फर्स्ट ईयर का वेकेशन था, वो दरमियान मैंने फाइनल आईसीडब्ल्यूए के लिए
अपीयर किया। वो जो इन बिटवीन वेकेशन थी तभी, वेकेशन मतलब मेरी ट्रेनीशिप चलती थी उसमें, सो वो ट्रेनीशिप के दरमियान मैंने आईसीडब्ल्यू फाइनल अपीयर कर लिया, वो हो गया। वही साल में नवंबर में सीए की फाइनल एग्ज़ाम, दुर्गा पूजा का वेकेशन जैसा था कलकत्ता में, मैंने आईएम कलकत्ता से किया। तो वो पीरियड के दरमियान मोटा-मोटा मेरा सीए की फाइनल एग्ज़ाम का पीरियड आ रहा था, तो मैंने वो भी अपीयर तब कर लिया, वो भी हो गया। और 4 महीने के बाद एमबीए कंप्लीट हुआ। तो वो that single year, all the 3 professional degrees, सुपर CA, ICW and MBA, all got completed. सुपर। तो सर ये हो गया प्री लिबरलाइजेशन के, I mean, I think you must have Yeah, completed well before well before that. liberalization. तो उस समय स्टॉक मार्केट में आना ये सोच के बहुत नॉर्मल थी कि उस समय जनरली क्या करते थे लोग, एमबीए करके सीए करके किस पाथ पे चले जाते? ये बिल्कुल एबनॉर्मल था एक्चुअली, नॉर्मल तो कोई भी सूरत से नहीं था, बट right from my early college days, मेरे दिल में एक इन्वेस्टिंग के प्रति बहुत इंटरनली एक चाहत सी थी, एक पैशन था, एक जुनून था उसके लिए। तो मैं पढ़ता रहता था उसके बारे में। तभी तो किताबें भी नहीं मिलती थी कोई, ज़्यादातर तो इंटरनेशनल किताबें, पैसे भी नहीं थे वो खरीदने के लिए। तो लेकिन ऐसा लग रहा था कि मेरी कर्म भूमि शायद यही है, मुझे इसमें ही एक अंदर से उसके प्रति पैशन था। So it was more academic because there was no real money to be put into the play. तो थोड़ा बहुत family members would oblige time to time with some little money here and there to be given to me for experimenting. तो उस हिसाब से मैं उसको सस्टेन कर रहा था in a more practical application of that understanding. But how much money was deployed, or how much, you know, access to that resource, while being moot questions in themselves. लेकिन पूरी चीज का ही नशा इतना मन पे था कि मुझे लग रहा था कि ये सब बातें थोड़ी माइनर है रिलेटिवली, कि तब का माहौल कहूँ तो इन्वेस्टिंग वाज रिगार्डेड एज मोर लाइक गैम्बलर्स डेन। उसको कोई भी सूरत में कोई एक रिस्पेक्टेबल और वेरी सेरिब्रल एक्टिविटी गिनी नहीं जाती थी। तो वो हिसाब से भी अपॉर्चुनिटी बहुत लिमिटेड मानी जाती थी, क्योंकि एनवायरनमेंट ही ऐसा था कि वहाँ कोई प्रोफेशनल या एक सीरियस एक्टिविटी जो मेरे दिमाग में था वैसा माहौल उसके अनुरूप नहीं था। साथ साथ आप देखो तो स्केल तो था ही नहीं, क्योंकि मार्केट्स बहुत इमेच्योर एंड केलो थे, प्रैक्टिसेस भी वैसी थी। फॉरेनर्स और बड़े पैसे वगैरह तो कई सालों के बाद आए पहली बार। तो इन एवरी विच वे फॉर द प्रोफेशनल ये कोई करियर गिनी जाए ऐसा माहौल बिल्कुल नहीं था। प्लस ओवरऑल फाइनेंशियल सिचुएशन, फैमिली बैकग्राउंड meant that मेरे पास वो लग्जरी नहीं थी कि without any stable livelihood I can get into any investing activity, जो मेरा I mean I can't pursue it disregarding the financial implication of life to be led.
और जैसे मेरी एमबीए वगैरह कंप्लीट हुई, इमीडिएटली मेरी मैरिज हो गई, जस्ट इन अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स, क्योंकि वो वादा बहुत सालों से, कई सालों पहले से वो तय हो गया था। तो इस सुने जैसे स्टडीज कंप्लीट हुई तो वो पाथ पे आगे जाना था। तो कमिंग फ्रॉम अ लो मिडिल क्लास बैकग्राउंड, earning some livelihood on a monthly basis was important to run the family and to run the affairs of the household. वो challenges थी और all that meant कि for early few years after my studies were over, I did activity other than investing. Okay. I was in a regular finance, corporate finance job. I grew very rapidly in a short period in that role. So in a way, it was very fulfilling that I had tremendous responsibility pretty early on in the career in that regard, and it was a high of its own in a way. बट दिल कुछ और कह रहा था मुझे, कॉन्स्टेंटली फीलिंग यही थी कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, अच्छा कर रहा हूँ मैं, ऑर्गेनाइजेशन में भी उसकी ज़रूरत है और वो उसकी सराहना हो रही थी, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था ये मेरे लिए फुलफिलिंग नहीं है, ये जो मेरी अंदर की चाहत है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। क्या उम्र थी आपके उस समय जब ये फीलिंग आई थी? It was 28, Okay. 28 or so. तो एक डिसोनेंस था, एक वर्क मैं पूरी इंटेंसिटी से करता था जो मैं कर रहा था और पूरे समय व्यस्त रहता था, लेकिन दिल और दिमाग दोनों यही मुझे कह रहे थे कि ये शायद जिंदगी का पाथ नहीं है। Okay. पर ऑप्शन नहीं था, तो समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कि कोई ऑल्टरनेटिव देख नहीं रहा था। मार्केट भी ऐसे कोई स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी नहीं गिनी जाती थी, कोई प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थे कि जहां आप ये एक्टिविटी को आप बढ़ावा दे सको। तो कई तरीके से वो एक मायूसी थी कि कैसे मेरी इंट्रिंसिक फीलिंग को मैं उसको एक्सप्रेस करूं एक फॉर्मल एक्टिविटी में। बट जब ये डिसोनेंस बहुत बढ़ गया तब वन फाइन डे आई डिसाइडेड कि भाई मैं भले ये जो भी है, बट लेट मी टेक अ प्लंज and let me try it out and let me experiment with this, that life will have something to find on its own way. तो वो समय पूरे फैमिली में सभी को ऐसा लगा कि मैं काफी रैश और inappropriate decision ले रहा हूँ. Is a rank holding chartered accountant, is a rank holding MBA, and with whatever work I was doing was in the non-investment field, going on so well. So they all felt कि यहाँ क्या रखा है और ये क्या चीज है जो आप करने जा रहे हो suddenly. But I was convinced, and my wife was the only one who said, she said, I don't understand what your thoughts are and what these opportunities, but I'm sure you would have thought whatever you are doing, and if you think it is right, I'm sure it will be right. So she is the only one who felt, please go ahead. And that's how the investing journey began. सुपर सुपर सर, इससे दो पॉइंट माइंड में आए। एक आजकल एक ट्रेंड चला है कि 15-16 साल के जो यंगस्टर्स है, एक फीलिंग आ गई है सबको कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जल्दी हो सकती है अगर हम शेयर बाजार में जल्दी से जल्दी आ जाए और इन्वेस्टमेंट चालू करें। तो देयर इज वन ऑडियंस विच यंगस्टर्स हु आर लाइक वेरी डीप इनटू एकेडमिक्स,
वो अभी भी पीएचडी और उस तरह का सोच रख रहे हैं, बट लार्जर एवरेज पॉपुलेशन की मैं बात करूँ ना, तो 15-16 ईयर इज नाउ बिकमिंग द न्यू नॉर्म ऑफ लिविंग एवरीथिंग एंड बिकमिंग अ फुल टाइम इन्वेस्टर। इस पे आपका कोई सोच, कोई ओपिनियन? मैं नहीं मानता हूँ कि वो सही सोच है। Investing certainly is a very good way, in all probability, to achieve financial success and independence. Not only to earn a healthy income, but also to actually build wealth. And if you're a good investor, I think it's almost certain that you'll be far richer than any of your needs or imagination could be. And to that extent, investing बहुत महत्व का पाठ है among many others vocations and opportunities. If financial goals is the key consideration, then probably there are not too many fields which have potential and capability to make people liberated well beyond their imagination. Okay. But उतना आसान नहीं है। मैं ये केवल यही ऑब्जेक्टिव हो तो मैं मानता हूँ कि शायद ये मिसप्लेस्ड, इफ नॉट गलत ऑब्जेक्टिव है। वेल्थ महत्व का, इनकम महत्व की है, रिकग्निशन जो मिलता है अच्छी इन्वेस्टिंग से वो भी महत्व का है। बट मेरा ऐसा मानना है कि ये these are still byproducts. Okay. Real reason why you want to do investing is because it gives you great inner fulfillment. It has to be a deep passion within that you want to quench and truly fulfill. वो लर्निंग जो है उसका भी नशा होना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि केवल लर्निंग इटसेल्फ इनफ रीजन है इन्वेस्टिंग करने के लिए। मैं कहूँ कि केवल वही एक ऑब्जेक्टिव जिंदगी का सेटिस्फाई हो, तो वही एक ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई करने के लिए इन्वेस्टिंग से शायद बहुत कम ऐसी जगह है और वोकेशंस है जहाँ से ये हासिल हो सकता है। प्लस मैं ये भी बहुत स्ट्रॉन्गली मानता हूँ कि आप चाहे किसी और के लिए पैसे मैनेज करो या चाहे आपके खुद के पैसे मैनेज करो, दोनों सूरत में आप ट्रस्टी हो। आपके खुद के पैसे के भी मैनेजमेंट के लिए आप ट्रस्टी हो। आपका कोई अबाधित हक नहीं बनता है आपकी खुद की वेल्थ के लिए भी, कि जैसे आपको मन आया, मर्जी हुई, वैसे आपने उसको दाव पे लगाया। अपनी वेल्थ के लिए भी हमारी उतनी ही ट्रस्टीशिप एंड मोरल ड्यूटी है जितनी किसी और के पैसे, यदि आप प्रोफेशनली पैसे मैनेज कर रहे हो दूसरों के लिए, तो जितनी वहाँ आपकी ट्रस्टीशिप भावना है उतना ही मैं मानता हूँ कि खुद के पैसे के लिए भी है। तो ये सीरियस एक्टिविटी है जहाँ आपके मन के अंदर वो बहुत ही इंटेंस भावना हो, पैशन हो, डिटर्मिनेशन हो, और कुछ केवल अच्छे आउटकम नहीं, अच्छी प्रोसेस भी इतनी महत्व का है, महत्व की है। इट्स नॉट इनफ टू गेट इट राइट बट ऑल्सो टू डू इट राइट। तो ये सभी चीजें जब भी आप समावेश करते हो तो मैं उसको एक भक्ति भाव से देखता हूँ। वो इन्वेस्टिंग केवल एक जरिया नहीं है, एक साधन नहीं है, वो एक आपके अंदर का डीप डिवोशन की तरह उसके साथ आपको जोड़ना है। तब जाके उसमें
सही तरह के सही तरह की रंग और भावना उसके अंदर मिश्रण होगी। और उसके लिए ये भी समझना ज़रूरी है कि मार्केट्स ये चीज़ के लिए नहीं बनी है कि आपको कैसे खुश करे और आपके हाथ में वेल्थ थमा दे या इनकम थमा दे। Markets have no obligation to make you rich. Right. Markets have no duty whatsoever to give you good or meaningful or handsome outcome for your investing effort. वो सभी के सभी चीजें आपको खुद हासिल करनी है। मार्केट का आपके प्रति कोई दायित्व नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है, कोई फर्ज नहीं है। तो मार्केट में से रिटर्न्स लेना वो एक भक्ति भाव से मैं कम नहीं मानता हूँ। कभी आपको उसका प्रसाद ज्यादा मिले, कभी उसमें निराशा भी मिले, बट मार्केट टाइम टू टाइम will insult you, will humiliate you, will make you feel tentative. आपके अंदर एक घोर निराशा भी पैदा कर सकती है, हताशा भी पैदा कर सकती है। सभी चीजों को सहन करने की शक्ति, मनोबल और इंटेंस इच्छा होनी चाहिए कि ये सभी चीज होने के बावजूद भी केवल एक इनकम या वेल्थ वो एक भावना से आप उसमें नहीं जुड़े हो। उसके सही मायने में अच्छे आउटकम सही प्रोसेस से एक सही प्रोसेस से आपको अचीव करना है। और चाहे किसी के लिए भी आप कर रहे हो, वो ट्रस्टीशिप की भावना से आपको अदा करना है। तो ये चीजें आपकी यदि अंदर न हो तो मैं मानता हूँ कि सक्सेस भी इसमें कभी मिल जाए तो वो शायद लंबे अरसे की नहीं रहेगी, वो टेम्पररी बनेगी। या वो सक्सेस का आनंद और उसकी जो मिठास आनी चाहिए उसमें कई सारे शायद रॉन्ग नोट्स आएगी। और यदि आपको आपके टाइम ऑक्यूपाई करना हो तो उसके लिए इन्वेस्टिंग नहीं है, उसके लिए कोई हॉबी आपको कल्टीवेट करनी चाहिए। आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो आपको शायद मूवीज में या प्लेज में या वहाँ जाना चाहिए। आपको उसको आप एक एडिक्शन की तरह देखते हो तो शायद गलत होगा, बट इन्वेस्टिंग इज नॉट अ गेम फॉर दैट. Investing is not to keep you occupied or merely a means of earning income and wealth, or to satisfy your hobbies, or to get you entertained. वो बहुत सीरियस एफर्ट है, सीरियस कमिटमेंट है। और दोनों आर्ट एंड साइंस ऑफ इन्वेस्टिंग आपसे बहुत डिमांडिंग तरीके से आपका पूरा अंदर का निचोड़, आपका अर्क पूरा बाहर निकाल के आपको उसमें प्रेजेंट करना है। तो यदि वो पैशन नहीं होगी तो अच्छे आउटकम भी नहीं आएंगे। और मार्केट यदि आपको वही दौर में आपसे नाखुश होके या अनप्लेजेंट बिहेव करेगी तो you can kind of fall apart in that. And even best of the people experience unbearable level of pain in difficult phases of market. तो अंदर से आपके अंदर एक सेरेनिटी, एक कामनेस, एक ऑलमोस्ट डिटेच फिलोसॉफिकल माइंडसेट, एक स्पिरिचुअल भावना आपके अंदर हो, तभी ये मार्केट के अप्स एंड डाउन्स
एक्साइटमेंट एंड अटर डिप्रेशन, ये सभी दौर से आप ढंग से गुजर के विचलित हुए बिना आपके फाइनल मुकाम पे आप पहुंचते हो, और ये बार बार होता रहता है। तो इसके लिए बहुत सारी चीजें अंदर आपको इसका सम्मिश्रण करना है जी। आपको बिजनेसेस के बारे में भी जानकारी करनी है, उनको चलाने वालों को भी समझना है, उनको कैसे परखना है, वो साइंस और आर्ट भी समझना है, मार्केट की प्रक्रिया से एक ऑब्जर्वर की तरह ऑब्जर्व करके फिर भी आपको अपना रास्ता, आपका रास्ता सही दिशा में लेके जाना है, क्योंकि मार्केट हमेशा आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी, आपको गुमराह करने की चेष्टा करेगी, आपको एक्चुअली ट्रैप में डालने की चेष्टा करेगी। हमारी फर्ज है हमें उसमें नहीं आना है। और वो इन्वेस्टिंग path is not an 8-lane highway that you drive a Ferrari on. It's a very narrow and tortuous and constantly winding here and there kind of a road. हर कदम पे आपको सचेत रह के साथ साथ रीजनेबली आपकी थॉट्स पे कॉन्फिडेंट रह के आपको आगे निकलना है, और वो हर पड़ाव से गुजर के आपको फाइनल डेस्टिनेशन हर एक दौर में हासिल करना है। तो ये भावना सब जब होगी तब जाके उसके लॉन्ग टर्म नतीजे सही है। और मैं फाइनली ये कहूँगा कि उससे इतना बड़ा डीप सेटिस्फेक्शन है कि मैं कहूँगा कि केवल वो लर्निंग और उससे मिलता सेटिस्फेक्शन, एक इंटेलेक्चुअल विक्ट्री प्लस अ स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट प्लस a sense of having done things right for others who depend upon you. All of that are staggering rewards by themselves. So wealth, recognition, all these are vital but incidental. I think the real purpose of investing is what I said before. अमेजिंग सर, मुझे लग रहा था वो सब होते रहे। मुझे ना एक बुक याद आ गई, वो आई एम गीता, जो मैंने पढ़ी थी काफ़ी टाइम पहले, और वहाँ पर उसने बहुत अच्छी बात कही थी उस बुक में कि I think दीप त्रिवेदी की बुक है, बहुत प्यारी बुक है। उन्होंने कहा था कि पहले अर्जुन बनो, उसके बाद में गीता पढ़ना चालू करो, नो वेदर यू हैव इट इनसाइड यू टू अंडरस्टैंड व्हाट कृष्णा इज सेइंग। तो आप बोल रहे हैं, मुझे ऐसा रोंगटे खड़े हो गए मेरे कि कितनी कितनी डीप बातें आपने कह दी, और बात बात में आपने सिंपल लैंग्वेज में कह दिया, बट दिस इज एक्चुअली समिंग अप द एंटायर। सर, यू आर अ प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन, आपने सीए किया, एमबीए फाइनेंस किया, तो एक क्वालिफिकेशन का एक अलग इम्पैक्ट होता है जब हम काम करते हैं क्वालिफिकेशन के बाद। फॉर्चुनेटली आई कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड आल्सो, आई कैन रिलेट दिस क्वेश्चन विद यू। लेकिन जो 15 साल का एक कोई यंगस्टर है, जस्ट डिसाइड ही कर लिया कि यार मुझे तो इन्वेस्टिंग ही करना है, प्रॉब्ली दैट पर्सन हैज गॉट द कॉलिंग कि मुझे क्वालिफिकेशन क्यों करना है, जब मुझे इन्वेस्टर ही बनना है। जब वॉरेन बफेट साहब ही 11-12 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग में घुस गए थे, तो मैं 15 साल में क्यों ना इसमें घुस रहा हूँ। व्हाट्स अ नीड ऑफ डूइंग क्वालिफिकेशन, तो उस पर आप कुछ इनपुट डालेंगे कि हाउ मच योर क्वालिफिकेशन हैज हेल्प यू टू बी इन दिस जर्नी ऑफ सीरियस इन्वेस्टिंग। नहीं, मैं कहूँगा कि qualifications in academics are essential but not enough. Okay. They are necessary but not complete in themselves. जी. इन्वेस्टिंग केवल कॉन्सेप्चुअल नहीं है, प्रैक्टिकल भी है। इन्वेस्टिंग केवल साइंस नहीं है, वो आर्ट भी है। साइंस आप सीख सकते हो और कोई आपको सिखा भी सकता है, बट आर्ट महदंश से आपको उसमें आपको खुद को उसको निखारना है, उसको बाहर लाना है। कंसेप्चुअल पार्ट एकेडमिक से आपको सहायता मिलती है और ज़रूरी है, बट प्रैक्टिकल पार्ट भी बहुत महत्व का है। जैसे मैंने बताया कि इन्वेस्टिंग में आपको दोनों भाव
साथ साथ रख के चलना है। आप इन्वेस्टिंग करते हो तो आप पार्टिसिपेंट भी हो मार्केट में, लेकिन अच्छी इन्वेस्टिंग के लिए आपका सापेक्ष भाव, ऑब्जर्वेशनल थॉट प्रोसेस और एटीट्यूड ऑफ अ बाइस्टैंडर बहुत जरूरी है। मतलब आप उसमें प्लेयर भी हो, लेकिन आपको उसमें कोच वाली सोच लगानी है। कोच खेलता नहीं है, वो लाइन के बाहर रह के ऑब्जर्व कर रहा है। तो इन्वेस्टिंग इसलिए डिफिकल्ट चीज है कि आपको दोनों भाव लाना है। आपको प्लेयर की क्षमता बनानी है आपके अंदर कि आप अच्छी गेम खेल सको, साथ साथ आप में ऑब्जर्वेशन करने की क्षमता, डिटेच भाव से, जैसे कहते हैं निरपेक्ष भाव से, आपको बाइस्टैंडर की और बाइस्टैंडर की तरह से ऑब्जर्व करना है कि कैसे खेली जा रही है। तो आप प्लेयर भी हो और बाइस्टैंडर भी हो। ये दोनों चीज मिक्स करनी बहुत मुश्किल बनती है, बट मार्केट ऐसी प्लेस है कि दोनों चीज आपकी टेस्ट करती है। आपकी यदि कंसेप्चुअल स्ट्रेंथ, कंसेप्चुअल क्लैरिटी साउंड नहीं है, तो आपकी लॉन्ग टर्म की एनालिसिस, लॉन्ग टर्म के इन्फरेंसेस, उसमें क्षति होने की संभावना बहुत ज्यादा है। साथ साथ आपको वो कंसेप्ट कैसे आप प्रैक्टिकली उसमें आप मिक्स कर सकते हो। मार्केट की इमोशंस के बावजूद, मार्केट के प्रवाह के बावजूद आप सही रास्ते पे सही तरीके से फोकस होके कैसे आगे बढ़ सकते हो। वो एक अंदर की भावना, एक प्रैक्टिकल तजुर्बा, एक आपकी इंटरनल टेम्परामेंट इन कैरेक्टर आपका बनाता है। तो इसमें you need the science part of investing perhaps is more about analytical capability, gray cells, a fair level of intellectual evolution to be able to deal with many things, and some of them reasonably complicated enough to be dealt with in a synergistic way. तो वो शायद साइंस पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग है, क्राफ्ट है, टेक्निक्स है, मेथड्स है, साइंस है। कंसेप्चुअली एकेडमिक्स एक हद तक आपको वहां अच्छी सहायता करता है, बट इन्वेस्टिंग इज not as much about intellect. It is not as much about science. It is a bit more about art than about science. While both are needed, maybe science is 49% and art is 51%, but the difference of 1 or 2% between the two makes a dramatic impact on the final outcome. Okay. Also, इन्वेस्टिंग इंटेलेक्ट से ज्यादा मैं मानता हूं वो विषय है कैरेक्टर का, डिसिप्लिन का, टेम्परामेंट का और विजडम का। ये जो चीजें हैं वो आपकी खुद की लर्निंग, आपकी खुद की इवोल्यूशन एज एन इंडिविजुअल, आपकी खुद की इंटेंस भावना कि कैसे ये चीजें हम अपनी जिंदगी में लाए, तो उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो जो साइंस पार्ट है वो शायद आपकी लर्निंग, फॉर्मल लर्निंग, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, एकेडमिक्स जहाँ से भी आए, लेकिन इसको रिफाइन करना, ये आपके अंदर की शिस्त लाना, एक टेम्परामेंट बनाना, एक कैरेक्टर आपका
क्रिएट होना, और विजडम मैं मानता हूँ इंटेलेक्ट से बहुत ज्यादा महत्व का है। तो ये सब जो पार्ट है उसको एकेडमिक से शायद कुछ लेना देना नहीं है, और ज्यादा लेना देना नहीं। एकेडमिक्स केवल आपकी आंखें खोल सकता है कि यहाँ से शायद आपको अच्छी तरीके से रास्ते को समझने का मौका मिले। इसलिए मैं मानता हूँ कि दोनों जरूरी है। ओके, बट आई विल से कि आर्ट इज फार मोर इम्पोर्टेंट in deciding the final outcome than the science, while both remain important. Okay, fair enough. So managing your own money as an investor and managing other people's money, इसमें as an investor, is there any difference in the way you look at things? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ कि उसमें कोई डिफरेंस होना चाहिए। Okay, डिसीजन मेकिंग में कुछ एड ऑन प्रेशर होता है व्हेन यू आर मैनेजिंग अदर पीपल्स मनी, एंड इसलिए आप कई बार कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो हो सकता है आप खुद का पैसा मैनेज कर रहे हो तो वो डिसीजन ना लेते। ऐसा प्रैक्टिकली हो सकता है लेकिन होना नहीं चाहिए। ओके, मैं नहीं मानता हूँ कि कोई जरिया देखने का व्यू पॉइंट, अप्रोच, मेथोडोलॉजी में कोई बड़ा अंतर होना चाहिए या कोई स्पेशल किस्म का फर्क होना चाहिए। आप खुद की कर रहे हो या किसी और के लिए कर रहे हो। मैंने पहले ही बताया कि चाहे आप खुद के पैसे मैनेज करो या किसी और के, आप ट्रस्टी हो। ट्रस्टी, करेक्ट। और ट्रस्टी में वो ट्रस्टीशिप भावना, एक निरपेक्ष माइंडसेट से चीजें कैसे हो रही है उसको इवेल्युएट करने की न्यूट्रलिटी, और जैसे जो किसी के लिए आप मैनेज कर रहे हो, खुद के लिए या किसी के लिए, उसका सर्वश्रेष्ठ इंटरेस्ट कहाँ छिपा हुआ है और उसको कैसे हर समय पे मेंटेन किया जाए, वो बहुत महत्व का है। तो मैं कोई बड़ा अंतर नहीं देखता हूँ कि खुद का या किसी और के लिए। वही सेंस ऑफ कमिटमेंट चाहिए, वही सेंस ऑफ ट्रस्टीशिप चाहिए, वही मेहनत चाहिए, वही इंटेंसिटी चाहिए, वही पैशन चाहिए, और वही तैयारी चाहिए मार्केट के अच्छे बुरे, प्लेजेंट अनप्लेजेंट कई सारे दौर से गुजर के भी मार्केट का एक्सटर्नल नॉइज आपके माइंड का नॉइज बनाए बिना आप कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व कर रहे हो क्या हो रहा है, लेकिन आप उससे अनड्यूली प्रभावित नहीं होते हो, विचलित नहीं होते हो, वैसे वो रास्ते को लेके आपको आगे चलना है। इसलिए मैं मानता हूँ दोनों चीज महत्व की है। सर, मैं जब आपके इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो जनरली मैं क्या करता हूँ, मैं बहुत ही कैंडिड कॉन्वर्जेशन करता हूँ, बट आपका पर्सनालिटी से मैं थोड़ा प्रभावित हूँ, तो मैंने लगा नहीं सर से बात करेंगे तो पॉइंटर्स बना के लेके जाएंगे। बट आई एम रियली एंजॉयिंग दिस कॉन्वर्जेशन कि आपके साथ तो फ्री फ्लो भी बात की जा सकती है अच्छे से, बट स्टिल आई मेड सम 15 पॉइंट्स टू बी डिस्कस विथ यू, एंड जिस पे आपको लगे आपको जवाब दे सकते हैं आप दीजिएगा, नहीं तो मना भी कर सकते हैं आप, ये भी किसका जवाब नहीं चाह रहा। तो सर मैंने कैटेगरी वाइज कर रखा है। एक कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट फिलोसफी और थिंकिंग प्रोसेस, आपके उसके डीप में जाना चाहूंगा। तो पहला प्रश्न है, आपने कहा कि जैसे इन्वेस्टिंग इज बोथ साइंस एंड आर्ट, तो कोई ऐसा एग्जांपल, केस स्टडी या कोई स्टॉक या जो भी आप कुछ कहना चाहें कि जहां आपने इंट्यूटिवली डेटा को ओवर रूल किया, कि जहां पर आपको डेटा दिख रहा था कि यार ये सही नहीं है, बट आपका आर्ट अंदर का जो आर्टिस्ट है उसने कहा था कि नहीं यार करते हैं, इवन तो डेटा इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। नहीं, ये तो अक्सर होता है। अच्छा, मतलब ये कोई स्पेशल घटना नहीं है, ये बहुत बार होता है। नंबर्स महत्व के, नंबर्स के पीछे का इक्वेशन भी महत्व का है, नंबर्स की इंटरकनेक्टेडनेस भी महत्व की है, क्योंकि numbers don't stand in isolation. Numbers have to sing together. They must connect together like a symphony. If numbers are too many and not connected together in a logical
एंड इन अ सेंसिबल वे, तो वो सिम्फनी नहीं बनती, केकेफोनी बन जाती है, वो नॉइज बन जाता है। एंड देन आप शायद बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स का या नंबर से प्रभावित होके गलत जजमेंट लेते हो। बट जैसे मैंने पहले ही जिक्र किया कि आर्ट उतना ही महत्व है, शायद ज्यादा महत्व का है कंपेयर टू साइंस। Because science, there is a degree of unanimity as to what it is and what it will imply. Similarly for the numbers. But उसके कैसे इंटरप्रिटेशन आपको करने हैं? जैसे rate of growth of earnings of a business is probably a bit of a question more in the realm of science. Correct. But rate of growth कितना ड्यूरेबल है जी, कितना प्रिडिक्टेबल है, कितना रेजिलियंट है, क्वालिटेटिवली कितना सुपीरियर है, ये सब चीजें इज लेस ऑफ साइंस एंड फार मोर ऑफ आर्ट। सेकेंडरी मार्केट में हमेशा नियर टर्म का प्रभाव ज्यादा रहता है रादर देन द लॉन्ग टर्म का, क्योंकि हर समय चीजें होती रहती है, हर समय कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन है, हर समय कुछ न कुछ घटनाएं घटती रहती है। और ह्यूमन माइंड भी इमीडिएट घटनाओं से ज्यादा प्रभावित होता है। लेकिन इन्वेस्टिंग सक्सेस के लिए वाइल आपको इमीडिएट चीज की जितनी जरूरी है उतनी जानकारी रखनी है, लेकिन रियल प्रभाव लंबे अरसे तक होने वाली घटना पे या क्या शायद होगा, उसका उसका आंकलन करना बहुत जरूरी है। जो हो गया है वो फैक्चुअल है, वो मैथमेटिकल डेटा है, बट जो होने वाला है वो कंजेक्चर है, वो मैथमेटिक्स नहीं है। एंड लेकिन इन्वेस्टिंग सक्सेस के लिए जो होने वाला है उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आई से 95% or more what is important in investing is about future, and maybe less than 5% is about past and present. तो आपको तीनों चीज का समन्वय करके आगे चलना। तो डेटा आपको हर समय कुछ ना कुछ इंडिकेशन देगी, कुछ ना कुछ आपके मगज पे इंप्रेशन छोड़ देगी। एक महीने की, एक क्वार्टर की जीडीपी की ग्रोथ रेट डेटा लेके आप कई तरीके से मीनिंग निकाल सकते हो। आप बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकते हो, बहुत ज्यादा दुखी हो सकते हो उससे, और उससे कई सारे निष्कर्ष आप निकाल सकते हो, लेकिन वो जरूरी नहीं है। अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जजमेंट्स, वैल्यू क्रिएशन, sustainability of the power of compounding and its durability, वो डेटा से ज्यादा लॉन्ग टर्म में क्या घटेगा क्या होगा उसकी जजमेंट बहुत ज्यादा महत्व होती है। ऑफ कोर्स वो लॉन्ग टर्म के जजमेंट को हर शॉर्ट टर्म पीरियड के कोई ना कोई डेटा के साथ आप जोड़ते रहते हो और चेक करते रहते हो कि वो सही है कि नहीं आपका जजमेंट, कि वहां कोई तब्दीली की जरूरत है या उसमें कोई बदलाव की जरूरत है, वो करना चाहिए। लेकिन यू कांट मिस woods for trees, and it's very easy to miss woods for trees in investing because हर समय कुछ ना कुछ होता रहता है आपके नजदीक में, आपके शहर में, आपके देश में, पूरी दुनिया में, और बहुत सारी चीजों का कुछ ना कुछ प्रभाव है। बट इफ यू मेक it your business to get impacted by every data, every understanding, every fact, then chances are you'll make a mincemeat of your investing. तो सातत्य जो है डेटा के अंदर, जो उसकी निष्कर्ष आपको निकालना है, उससे विचलित नहीं होगा। ओके, अदरवाइज वी रन अ रिस्क ऑफ गेटिंग कैरीड अवे बाय डेटा टू मच। हर महीने में
कितनी सीमेंट की डिस्पैच हुई डेटा आती है, हर महीने में कितने ऑटोमोबाइल बिके, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, कई सारी चीजें, हर समय कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आती, हर सेकंड प्राइस आपको मिलती रहती है, वो भी एक इंफॉर्मेशन है, बिकॉज प्राइस इज real and implicit signals to be given to you. It appeals to your mind. It sends a cue to mind. तो वो भी एक इंफॉर्मेशन है, वो भी एक डेटा है. यदि आप हर डेटा से प्रभावित होगे और ज्यादा प्रभावित होगे, तो उसका जो मध्यम मार्ग से उसमें जो रास्ता निकालना है, उसमें आप शायद गुमराह हो जाओगे. एब्सोल्युटली फेयर पॉइंट सर. अगर आप इजाजत दे तो मैं कोई स्टॉक आपसे पूछ सकता हूँ ऐसे जो हिस्टोरिकली आपने डेटा देख के हो सकता है कन्विक्शन ना हो, बट आपको लगा कि नहीं यार इस पे तो करना चाहिए अपने को, आपका फ्यूचर जो थॉट प्रोसेस थी उससे सिंक हो गया सब कुछ? जैसे आप बजाज फाइनेंस ले लीजिए. ओके. आज करीब 15-16 साल से इन्वेस्टेड है वहाँ. जी. जब मार्केट कैप शायद 3,000 करोड़ की थी, तब आज करीब 6 लाख करोड़ है मार्केट कैप. तो 15-16 साल में कई सारे दौर आते हैं, जब आपको लगता है कि ये अति हो गई, या ये अभी लगता है कि ये शायद फिनिटो हो गया. आप कोविड के समय का ही एग्जाम्पल लीजिए. कोविड के पहले जहाँ तक मुझे याद है तो उसका भाव करीब 5,000 या ऐसा ही कुछ था. राइट. और चंद महीनों में, शायद चंद वीक्स में भाव घट के 1,700 भी देखा है. अच्छा, ऑब्वियसली कोविड था तो आपकी लोन लॉसेस बढ़ जाएगी. आपकी एज ए कंजर्वेटिव फर्म, they wanted to be more cautious on preserving the strength and the quality of balance sheet. So probably they provided even more revision on the books to shore up the buffers. कि भाई हो सकता है कि ये दौर कैसा चले. COVID was once in a generation kind of a issue. So who knew what will happen? And therefore, as a good management, they thought to be over cautious and provide. तो डेटा आपको नंबर में दिख रहा है कि आपके प्रॉफिट सडनली गिर गए आपका, और ये कब तक ये रिकवर होगा कोई क्लैरिटी नहीं है. कितनी देर तक ये दौर चलेगा और नुकसान होता रहेगा पता नहीं है. और लेंडिंग वाला बिजनेस तो सबसे पहले अफेक्ट होता है ऐसी सब चीजों में, क्योंकि ये सबसे ज्यादा लीवरेज बिजनेस है. तो लीवरेज बिजनेसेस में तो ऐसे कोई दौर में जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी पे बाधा आती है, तो वो आउटकम रिवर्स गियर में उतनी त्वरा से जाता है. जितना लीवरेजिंग आपको फॉरवर्ड में मल्टीप्लाई कराता है, रिवर्स गियर में उतनी स्ट्रॉन्गली आपके रिजल्ट्स रिटार्ड करती है. तो ऑब्वियस था कि वहाँ इम्पैक्ट होगी, फाइनेंशियल इम्पैक्ट होगी, बिजनेस रिजल्ट्स इम्पैक्ट हो गए, और भाव तो बुरी तरह पीट के कुछ 70% जितना भाव गिर गया, 65-70% गिर गया. Now would you go by the data of the provision and the profits, or the understanding that for all you know, probably however harsh COVID event was and unprecedented it was, probably it is not forever. ये कोई पूरी जिंदगी के काल से नहीं चलने वाली, और ऐसे भी चलने वाली है तो क्या फर्क पड़ता है. पूरी दुनिया ही खत्म हो गई तो ऐसे भी क्या फर्क पड़ता है. तो इफ यू रिकॉग्नाइज के ठीक है ये महत्व की घटना घटी है, इसकी इम्पैक्ट बड़ी डिस्प्रपोर्शनेटली ज्यादा है, बट ये शायद फॉरएवर नहीं है. तो यदि वो आप एक बार मन में ठान लो तो क्लियर पिक्चर था कि ये भाव बिल्कुल गलत है. इसमें केवल इमोशनल ओवरटोन ज्यादा है. सेंस ऑफ द बिजनेस, इट्स कैरेक्टर, इट्स ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ ऑफ द प्रॉफिट्स, कैरेक्टर ऑफ दोस प्रॉफिट्स एंड कंपाउंडिंग, वो पूरी तरह भाव से अलग दिख रहे थे.
and therefore having confidence on that understanding was far more important than the data that you get presented with. Superb, sir. What a lovely example. I'm very glad I've asked this question to you. Sir, question number 2 in this philosophy thing. How do you evaluate management beyond numbers? क्योंकि अब मैनेजमेंट भी बहुत स्मार्ट हो गया, उनको पता है कि क्या कैसे कम्युनिकेट करना है, क्या कम्युनिकेट करना, पूरी पीआर मशीनरी लगी रहती है। तो जब आप मिलते हैं किसी मैनेजमेंट से तो रेड फ्लैग बातचीत से कैसे निकालते नहीं, मैं कोई भी क्वालिटेटिव असेसमेंट, हैं? whether quality of management, quality of business, both of these most important qualitative judgments are far harder than the quantitative judgments for both of these. Quantitative analysis is relatively more straightforward and more deterministic. But qualitative इवेल्युएशन डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, वो एक ही मैथमेटिकल आंसर नहीं है, वो त्वरित आंसर भी नहीं है। उसके लिए पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए। अच्छी मैनेजमेंट केवल कैपेबिलिटी नहीं है, कैरेक्टर भी है। केवल विजन और फोरसाइट नहीं है, अच्छी एग्जीक्यूशन भी है। केवल अच्छी कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, साउंड कैपिटल एलोकेशन भी है। एक जुनून हो, एक सेंस ऑफ ओनरशिप हो, एक पैशन हो बिजनेस के लिए, वो ही आपको बिजनेस के अप एंड डाउन से परे होके लॉन्ग टर्म पे डीपली फोकस रहने की प्रेरणा देता है। तो skin in the game, fire in the belly, independent mind which takes into account challenges of today but yet understands the opportunities of tomorrow. ये सभी चीजें मैनेजमेंट क्वालिटी के अंदर समाविष्ट है। वो प्लग एंड प्ले नहीं है कि आपने सॉकेट में डाला, प्लग में डाला और आपने बटन दबाया, पूरा आंसर तुरंत मिल गया, लाइट आ गई और अंधेरा हट गया, ऐसा नहीं है। उसके लिए विथ लॉट ऑफ पेशेंस एंड इंटेंस ऑब्जर्विंग व्हाट गोज ऑन बाय अ पर्टिकुलर मैनेजमेंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और वो केवल एक ही शॉर्ट टर्म के पीरियड से ये पूरी चीज आप कभी भी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए जब आप आईपीओ में पैसे लगाते हो तो चांसेस आर कि आपके पास इंफॉर्मेशन कम है, पूरा आपने देखा नहीं है, क्योंकि वो मैनेजमेंट को लंबे दौर से ऑब्जर्व करने की आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, या अपॉर्चुनिटी थी तो बिकॉज अनलिस्टेड कमी हो तो शायद आपने उतनी इंटेंसिटी से देखा भी ना हो या परखा ना हो। तो ये सभी चीजें कैरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट में आती है। अ टेंजिबल वे of judging character of management, quality of management is a number like a return on equity. Okay. Much like a return on capital employed is a barometer of judging quality of business. Okay. But beyond judging character of business with a numerical symbol like a return on capital employed, or beyond judging character of management with a number like a return on equity, there are number of non-quantitative factors which are at the root of understanding quality of either business or quality of management. Okay. जैसे क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट में मैंने ये जिक्र किया, स्किन इन द गेम, फायर इन द बेली, इंडिपेंडेंस ऑफ द माइंड, इंटेंसिटी, एबिलिटी टू फाइट and deal with the challenges, resilience, capital allocation, capital distribution, foresight, execution, competence, character, integrity, बहुत सारी चीजों का समावेश है। और आपको सभी को
हर एक पहलू को समझना है, और हर एक पहलू कोई इंस्टेंटेनियस 2 मिनट नूडल्स नहीं है कि आंसर मिल जाएगा। उसके लिए एक लंबे अरसे की तपस्या है, और ये एक मैनेजमेंट नहीं, आपको अनेक मैनेजमेंट को ये ऑब्जर्व करना है। तो वो पेशेंस, कुछ भी किए बिना भी उसको स्टडी करने के लिए एक मन में एक अंदर का एक भाव होना चाहिए। क्योंकि जब भी कुछ आपको तुरंत लाना है या हासिल करना है तो उसके पीछे आप पूरे समय लगा सकते हो, वो नेचुरल है, ह्यूमन बीइंग के फितरत का एक हिस्सा है। बट आपको कुछ भी इमीडिएटली कुछ उसमें हासिल नहीं करना है, बट केवल ऑब्जर्व करते रहना है, केवल स्टडी करते रहना है। तो वो लॉन्ग टर्म सस्टेन करने के लिए अंदर से वो जज्बा होना जरूरी है। उसके बाद ही आपको रियलिस्टिक चांस मैनेजमेंट कैरेक्टर को जज करने का मिलेगा। उसके बावजूद भी आप गलतियां कर सकते हो, राइट, लेकिन ये करने से आप गलतियां मिनिमाइज करने की शक्यता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और वो दैट इज अ क्रिटिकल एडवांटेज टू हैव। राइट सर, लिबरलाइजेशन के वक्त एक जनरेशन थी जिसने अपॉर्चुनिटी देखी इंडिया में और जिन्होंने बिजनेसेस चालू किए। अब वो जनरेशन मोटा मोटी 50+ की जनरेशन हो गई है और उनके सेकंड जनरेशन आ गए। तो आपका अभी, नाउ दैट यू आर इंटरेक्टिंग विद लॉट ऑफ मैनेजमेंट, द सेकंड जनरेशन ऑफ द मैनेजमेंट, अगर मुझे आपसे ये पूछना है एक सिंगल प्रॉब्ली सेंटेंस में कि what do you think about the next generation of the businessmen in our country? Has the next generation shown that kind of a passion which that generation did because they found big opportunity in the new India? अभी आपको लग रहा है next generation is as passionate if not more passionate about business opportunities? मतलब आप ये पूछ रहे हो कि वही पर्टिकुलर फैमिली का नेक्स्ट जनरेशन या तभी के दौर के मैनेजमेंट और अभी के दौर के मैनेजमेंट? सर, पूछ तो मैं पहले वाला पॉइंट रहा था, बट सेकंड पॉइंट इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट बिकॉज द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट हैज चेंज। तो दोनों पे आप डालिए कि जो बिजनेसेस क्रिएटेड है उनके जो नेक्स्ट जनरेशन आए ऑन एन एवरेज उनका आपको क्या लग रहा है बातचीत करके, और जो नए पूल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स डेवलप हो रहे हैं वो कैसे डिफरेंट है? इस तरह से पहले वाला है कि एक एस्टैब्लिश बिजनेस के या फैमिली के नेक्स्ट जनरेशन या उसके बाद वाला जनरेशन वो बड़ा स्पेसिफिक इशू है। Okay. तो वी कैन आंसर ओनली बाय टेकिंग एग्जांपल बाय एग्जांपल, which I don't think will be the best thing to do in that analytical format, because that will be like naming names. Absolutely. And वो शायद सही नहीं रहेगा। बट क्योंकि वहाँ तो हर एक बिजनेस फैमिली में अलग अलग पिक्चर नजर आता है। कहीं में उतना ही आपको उतनी ही शिद्दत, उतनी ही इंटेंसिटी, उतना ही जज्बा नजर आता है, कहीं में नहीं नजर आता है, और या कहीं में काफी हद तक डिमिनिश हुआ भी नजर आता है। तो ये बहुत स्पेसिफिक प्रश्न रहेगा। तो शायद उसको I would prefer not to talk about, because that will like taking various names and examples, which is not probably the intention of this discussion. Right. But as far as new crop of entrepreneurs, I think जबरदस्त हो रहा है। मैं मानता हूँ कि ये इतना महत्व का चेंज आया हुआ है। इंडिया में कभी एंटरप्रेन्योरशिप की कोई कमी नहीं रही है। इंडिया फंडामेंटली बहुत एंटरप्रेन्योरल देश है। एक छोटा एक अपना ठेला लेके बैठा हुआ आदमी या कोई बड़ा व्यापार कर रहा हो, बिजनेसेस सेटअप की हो, इंडियन या ग्लोबल, बट फंडामेंटल भूख, अंडरस्टैंडिंग, ड्राइव इज दैट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। अल्टीमेटली एंटरप्रेन्योर कौन है? एंटरप्रेन्योर वो इंसान है कि जिसमें इंटेलिजेंट रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी हो। इन्वेस्टिंग भी वही है। इन्वेस्टिंग इज नथिंग but ability to take intelligent risk. It can never be risk-free exercise.
If it is risk free, it can't be business, it can't be investing. And investing is business like. Therefore, सबसे महत्व का फंक्शन एंटरप्रेन्योर का है रिस्क टेकिंग, इंटेलिजेंट रिस्क टेकिंग, रेजिलियंस, एडेप्टेबिलिटी, fire in the belly, skin in the game, ability to deal with the challenges without devastated by that or without consumed by that, and ability to rise again after taking a knock or a second knock or a third knock. ये एंटरप्रेन्योर है और ये कंट्री में कूद कूद के भरा हुआ है. और इनफैक्ट मैं मानता हूँ कि कंट्री का कल्चर एंटरप्रेन्योरल बन रहा है. ये लास्ट थोड़े सालों से एंटरप्रेन्योरल माहौल, ओवरऑल अपॉर्चुनिटी, ओवरऑल पॉलिसी फ्रेमवर्क, जिसका एक हिस्सा आप देख रहे हो स्टार्टअप इकोसिस्टम में, नथिंग बट एन एक्सप्रेशन ऑफ डीप एंटरप्रेन्योरल डिजायर एंड हंगर. तो इसीलिए मैं तो मानता हूँ कि अभी का ये जो लास्ट 15-20 साल से जो एंटरप्रेन्योरल क्रॉप निकल रहा है वो अभूतपूर्व है. और यहाँ से ही बहुत सारे जबरदस्त बड़े बिजनेसेस का उदय होगा. आज बजाज फाइनेंस आप देखें तो 16, 17, 18 साल पुरानी फर्म है. ऐसे कोई दायकों पुरानी फर्म नहीं है या सदियों पुरानी फर्म तो है नहीं. बट 18-20 सालों में 6 लाख करोड़ की मार्केट कैप यदि एक बिजनेस ने खड़ी की है, इट्स अ टेस्टिमनी टू एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट. और ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल है. आप स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी देख रहे हो जहाँ कोई फेल भी हो गए. कई सारे बिजनेस मॉडल में भी मोर फेटिश और उसमें उतना दम ना हो, लेकिन कई सारे बिजनेस मॉडल में बहुत जान है और बहुत कैपेबिलिटी है. और न्यू बिजनेसेस, न्यू बिजनेस मॉडल्स, इनोवेशन, न्यू एंटरप्रेन्योरशिप, ये सभी का जन्म स्थान ये स्टार्टअप इकोसिस्टम है. ऐसे ही वेंचर इकोसिस्टम में हो रहा है, वैसे ही रेगुलर बिजनेसेस में हो रहा है. और मैं मानता हूँ कि वहाँ तो एक्चुअली बहुत ही डीप चेंजेस आ रहे हैं. और इससे मैं मानता हूँ कि मैक्सिमम वैल्यू क्रिएशन वाला जो इंडिया का फेज है, यही फैक्टर की वजह से मैं मानता हूँ कि अभी आगे जाके होगा. एक तो हमारी साउंड पॉलिसी फ्रेमवर्क, strong policy support by policy framework and the leadership, and lapping it up by entrepreneurs and the businessmen as opportunity where whole world is your oyster. पूरी दुनिया आपकी एक अपॉर्चुनिटी और विरासत है आपके लिए. वैसा वाला माहौल मैं मानता हूँ खड़ा हुआ है. तो आई रिमेन वेरी ऑप्टिमिस्टिक. अमेजिंग अमेजिंग. आग लग रही है मेरे अंदर में कि और बहुत कुछ करना है, कितना अपॉर्चुनिटी है. सर, तीसरा नंबर पॉइंट है, आपने कई बार बात किया है फ्री कैश फ्लो ड्यूरेशन के बारे में. आपने बात किया कि आई सी योर वीडियोस और कुछ लिटरेचर्स मैंने आपके इंटरव्यू के पढ़े थे, तो आप फ्री कैश फ्लो पे काफी फोकस करते हैं. इसको थोड़ा कैन यू एक्सप्लेन अ टाइम व्हेन अ बिजनेस लुक ग्रेट फ्रॉम अ कैश फ्लो पर्सपेक्टिव बट इट फेल्ड ऑन ड्यूरेबिलिटी. मतलब इमीडिएटली कैश फ्लो तो बड़ा अच्छा लग रहा था, इंप्रेसिव लग रहा था, बट जो ड्यूरेबिलिटी एस्पेक्ट है उस कैश फ्लो में, उसमें वीक हो गया वो बिजनेस. कोई केस स्टडी अगर हो तो बहुत सारे कमोडिटी बिजनेसेस ऐसे ही है ज्यादातर कि कोई फेवरेबल दौर में आपको जबरदस्त बड़े कैश फ्लो नजर आएंगे, जबरदस्त बड़े मुनाफे और इनविंसिबिलिटी नजर आएगी. बट लॉन्ग टर्म में क्योंकि फंडामेंटली बिजनेसेस आर average or poor return on capital employed generating, they can't really create meaningful cash or meaningful value. तो commodity businesses, commodity character kind of businesses, सबकी ये over a period of time यही होता है. There are periods which are deceptive when they look very enticing and very alluring. तभी आपको सब चीज अच्छी दिखेगी क्योंकि उसके
वो जो प्रोडक्ट या कमोडिटी है उसके बाजार में भाव, उसके सामने उसकी कॉस्ट कम दिखेगी, वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, प्रॉफिट और मुनाफे और कैश फ्लो डिस्प्रपोर्शनेटली हाई बढ़ेंगे। बट ये सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबिलिटी कम्स फ्रॉम द कैरेक्टर ऑफ द बिजनेस एंड इट कम्स फ्रॉम ability of the management to sustain that character of the business and harness it to your maximum advantage. ओके अपॉर्चुनिटी अपने आप में नहीं, अपॉर्चुनिटी बिजनेस के अंदर है, वो कैरेक्टर में है। यदि वो ही ढीला ढाला है या नहीं ढंग का है तो चाहे कितनी भी अच्छी मैनेजमेंट हो, नतीजे इतने अच्छे नहीं आ सकते। लेकिन अच्छे बिजनेस के बाद भी अच्छी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। वो ही मैनेजमेंट में दम है कि वो बिजनेसेस की पूरी पोटेंशियल को एक्सट्रैक्ट करे और उसको वैल्यू में कन्वर्ट करे। वही मैनेजमेंट में वो दम है कि अच्छे बिजनेसेस को पहचान के वही कैपिटल एलोकेट करे और गुमराह हो के टेम्पररी चीज़ों में अपना समय या पैसे व्यतीत न करे। तो ये कांस्टेंट यिन एंड यांग है इन्वेस्टिंग में। आपको कॉन्स्टेंटली अल्योरमेंट, अट्रैक्शन, प्रभाव आपके पर डाले ऐसी प्रलोभन मिलते ही रहेंगे रास्ते में। लेकिन आपके पास लिमिटेड कैपिटल है और उतना ही समय है कंपाउंडिंग के लिए, तो आपको उसमें मैक्सिमम लंबे अरसे तक कौन सी चीज चलेगी और अच्छी तरीके से चलेगी उसके पर उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। और ड्यूरेशन बहुत महत्व का है। मोर देन द रेट ऑफ ग्रोथ, for what length of time you can sustain something has a far bigger impact on the final outcome. In something में change dramatically, grow dramatically, 40%, 50%, 60% ऐसे शॉर्ट पीरियड में ड्रामेटिकली ग्रो कर ले 2 साल 3 साल, लेकिन उससे जो वैल्यू क्रिएट होगी, जहां शॉर्ट टर्म में बहुत डेजलिंग किस्म के आउटकम नजर आए लेकिन वो सस्टेन ना कर पाए और तितर बितर हो जाए बाद में, उसके बदले 15, 16, 17, 18% बट बहुत इत्मीनान से लंबे अरसे तक, और नॉट ओनली ड्यूरेबिलिटी बट विथ प्रिडिक्टेबिलिटी। ओके जब वो आता है तब उसका एक्चुअल वैल्यू क्रिएशन आउटकम बहुत ज्यादा होता है। ओके एक चीज है ग्रोथ रेट जो हम सब समझते हैं, लेकिन ग्रोथ कितने अरसे तक ड्यूरेबल है उसकी क्लियर एंड डिस्टिंक्ट इम्पैक्ट है आज की वैल्यू पे। यदि ग्रोथ लंबे अरसे तक ड्यूरेबल है तो क्लियरली उसकी आज की वैल्यू अच्छी है। बट जो थोड़ा कम इंट्यूटिव है और जिसके लिए कई बार हमारे शॉर्ट टर्म के व्यू को हटाना पड़ता है, वो ये है प्रिडिक्टेबिलिटी। एक चीज है होना और दूसरा है वो होने की प्रतीति होना। ये दोनों के आउटकम अलग है। दोनों चीज सेम आउटकम समझो निकले। बिजनेस है ग्रोज एट अ गिवन रेट और आफ्टर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम उसकी ये वैल्यू क्रिएट हुई। यही दोनों ने सेम पॉइंट पे शुरू किया, दोनों ने सेम आउटकम अचीव किया। 100 रुपये से शुरुआत की, एक गिवन पीरियड के बाद 400 रुपये पे पहुंचे दोनों ने। लेकिन जो बिजनेस प्रिडिक्टेबल है कि ये होगा, और पहला वाला है वो हुआ लेकिन प्रिडिक्टेबल नहीं था, दोनों ने 100 से 400 हासिल किया, लेकिन वैल्यू क्रिएशन में दूसरा बहुत आगे दिखेगा कंपेयर टू द फर्स्ट वन। ये क्वांटम फिजिक्स का फेनोमेना भी है कि एक किस्म से क्वांटम फिजिक्स में आप नॉर्मल एम्पिरिकल थिंकिंग क्या है ह्यूमन बीइंग के, जो आप देखते हो उसको ऑब्जर्व करके आप उसको समझते हो और उसका परीक्षण आपके दिमाग में लाते हो। लेकिन क्वांटम फिजिक्स में ऐसा नहीं है। कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट आप उसको ऑब्जर्व करते हो, वो ऑब्जर्वेशन की घटना से उसकी गति या उसका लोकेशन बदल जाता है।
ये इंट्यूटिव नहीं, ये नहीं समझ में आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने हमारे ऑब्जर्व करने से वो पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो गई। तो ये सिमिलरली इन्वेस्टिंग में भी ये एक चीज है हुआ, और दूसरा है होने की प्रतीति पहले से होना। तो जो प्रतीति पहले से है, जो प्रिडिक्टेबिलिटी है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। राइट। क्योंकि जो प्रिडिक्टेबल है उसमें आप रिस्क कम महसूस करते हो, और रिस्क कम महसूस करते हो तो आप फ्यूचर को कम रेट से डिस्काउंट करते हो। फ्यूचर को कम रेट से डिस्काउंट करते हो तो उसकी आज की वैल्यू ज्यादा बढ़ जाती है, वो तो मैथमेटिकल है। एब्सोल्युटली। तो प्रिडिक्टेबिलिटी का बड़ा रोल है। सिमिलरली क्वालिटी का रोल है। क्वालिटी ऑफ द ग्रोथ कंपेयर टू क्वांटिटी, क्वांटम ऑफ द ग्रोथ रेट, दोनों में फर्क है। क्वालिटी ऑफ द ग्रोथ रेट gives it durability, gives it predictability, gives it resilience, कि वो चैलेंजेस इन्वायरमेंट में आती है तो तितर बितर नहीं होता है। ये सभी वजह से क्वालिटी केवल एक फितूर नहीं है, केवल कहने के लिए एक अच्छी बात नहीं है, या पीपीटी प्रेजेंटेशन का एक महत्व का पॉइंट नहीं है। क्वालिटी इज अ वेरी रियल मैथमेटिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग. It is at the heart of valuation model of any good investing. Okay. तो सर कमोडिटी वाले एग्जांपल लेते हैं तो ड्यूरेबिलिटी का मैं वो कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था। तो कमोडिटी वाले में ड्यूरेबिलिटी हमेशा मतलब डाउट में रहेगा, तो क्या इस ये सब में इन्वेस्ट नहीं करें, या इन्वेस्ट भी करें तो एग्जिट माइंड में रखें कि जब साइकिल खत्म हो जाएगा तो एग्जिट अपने को कर लेना है। हाँ, बट वो वहां ही चैलेंज आती है। कब साइकिल बदली, पॉजिटिव बनी, और कब खराब हो गई, वो आसान नहीं है प्रेडिक्ट करना। एंड बेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स with the brightest mind and most capable minds still find it very hard to sustain. तो आप एक बार उसमें अच्छी जजमेंट ले लो, दूसरी बार ले लो, तीसरी बार ले लो, बट कोई गारंटी नहीं है कि 3 अच्छी सक्सेसफुल प्रेडिक्शन के बाद चौथा भी सक्सेसफुल रहेगा। हो सकता है 3 अच्छे जजमेंट के बाद 30 बहुत खराब जजमेंट एक साथ आपको मिलेंगे। तो वहाँ प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है। तो कब साइकिल आपकी फेवर में आई और कब बिगड़ी, वो तो हाइंडसाइट से पता चलता है। हाइंडसाइट परफेक्ट साइंस है, बट इन्वेस्टिंग इज नॉट हाइंडसाइट, इट इज फॉरवर्ड लुकिंग मशीन, एंड देयरफॉर unless and until there is that tremendous God gifted capability where all turning points you are able to identify meticulously and ridiculously successful way, which is very hard to imagine that any human being can do it on a sustained basis, barring such great gifts of the gifts of God. वो एक मेरे ख्याल से सस्टेनेबल मॉडल नहीं है इन्वेस्टर का। फेयर पॉइंट। सर सेकंड कैटेगरी में आते हैं, व्हिच इज मिस्टेक्स, कन्विक्शन एंड इवोल्यूशन। ओके, व्हाट्स वन स्टॉक यू एग्जिटेड टू अर्ली एंड इट केप्ट कंपाउंडिंग आफ्टर यू लेफ्ट, एंड व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दैट स्टॉक? इन जनरल मैं कहूँगा कि जल्दी छोड़ देना शायद मेरे से कम होता है। अच्छा। शायद ये मिस्टेक मेरे से ज्यादा होती है कि अनड्यूली लॉन्ग मैं टिका रहता हूँ। अच्छा। तो वो भी एक मिस्टेक है, बट कोई चीज को जल्दी छोड़ दी ऐसा रिलेटिवली कम हुआ, बट हुआ है। और कहीं in a long roster of mistakes that I made over a period of time, some are blunders and some are shameful blunders. तो लिस्ट बहुत लंबा है। तो ऐसी भी कई सारी चीजें हैं कि जहाँ जल्दी आपने त्याग कर दिया, या ये त्याग नहीं है, ये समझ की शायद मिस्टेक है कि आप उतना ही समझ पाए और आपने छोड़ दिया। लेकिन
चीज शायद बहुत ज्यादा थी। बट आपको एक दो एग्जांपल दूं तो लेट 90s विप्रो मुझे ध्यान में आता है। अच्छा। वो समय शायद तीन जबरदस्त बड़े इन्वेस्टमेंट्स हमारे पोर्टफोलियोज में थे। हाँ। एक था इन्फोसिस, एक था विप्रो, एंड विप्रो Mr. Azim Premji at that time was the largest shareholder with almost 91-92% shareholding. तब वो permitted था. And I think we as a house at that time had second largest shareholding of that firm. Wow. मुझे जहां तक याद है वो 2-3 साल का जो लेट 90s का पीरियड था, 97 से लेके 2000 या 2001 या 98, मोटा मोटा वो 3 साल का पीरियड था। हाँ. उसमें शायद विप्रो 1 रुपये का 300-325 रुपया बना था। कितना मोटा मोटा मुझे याद आ रहा है। तो जो 1 रुपये से जर्नी की और 30 रुपये में जर्नी को छोड़ दिया, तो बड़ा नशा था मन में, कह रहे कितना जबरदस्त काम हुआ और कितना जबरदस्त अचीवमेंट हुआ कि रुपये की चीज को 30 रुपया बनाया, और इट वाज लाइक अ एडिक्टिव हाई। बट जब समय के बाद समझ में आया कि ये 30 रुपया 300 बना है, तो काफी नशा उतर गया कि ये हमारी शायद अच्छी खुदकिस्मती थी कि 30 रुपये मिले, लेकिन हमारी वाकई में सही सोच होती तो 300 रुपये तक की भी जर्नी थी या उससे ज्यादा। साथ साथ ये भी हकीकत है कि वो शायद 300 रुपया फेयर वैल्यू नहीं था और होना नहीं चाहिए था। बट शायद 30 रुपया भी फेयर वैल्यू नहीं था, उसके आगे का पड़ाव भी था, लेकिन वो रिकॉग्नाइज करने में शायद कंफ्यूजन हुई। ऐसा ही टीवीएस मोटर में भी हुआ है। आप लास्ट 25 साल देखोगे तो फर्स्ट हाफ ऑफ लास्ट 25 years एंड सेकंड हाफ, तो पहले हाफ में 1 रुपये का शायद 8 या 9 रुपया बना है, 10 रुपया बना है। 1 रुपये का मोटा मोटा 8 से 10 रुपया कुछ पहले फर्स्ट हाफ ऑफ 25 years, 2000 से 2012 मोटा मोटा आप ले लो। लेकिन दूसरा हाफ आप देखोगे तो वही रुपये का शायद 55, 60, 65 रुपया बना है। मतलब फर्स्ट हाफ में 1 रुपये का 8-10 बना है, दूसरे हाफ में वो 8-10 रुपये का 50-60 गुना और बना है। अभी पहले हाफ के अंत तक में फिर वो मगज में दुविधाएं चल रही थी कि उनके मार्जिन उतने बेहतर नहीं बन रहे हैं, वो ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग फोकस फर्म है, ब्रांडिंग मार्केटिंग उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, कंज्यूमर के तौर तरीके बदल रहे कस्टमर के, तो वहाँ मार्केटिंग उसके पर आप कैसे ब्रांड इमेज इंप्रेशन आ रही हो, वहाँ थोड़ा शायद फर्क है कि ये ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेंट्रिक फर्म है rather than branding, marketing and that larger persona of that business. ऐसा भी लग रहा था कि वो कई सारा पैसा R&D का मैन्युफैक्चरिंग मेथोडोलॉजी में स्पेंड करते थे, बट उतना ही टेक्नोलॉजी में कर रहे कि नहीं वो समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, तो ये, लेकिन ये सभी गलत असेसमेंट है। लेकिन ऐसे असेसमेंट मन में थे कि ये मार्जिन इसी की वजह से कम है क्योंकि हम एडिक्वेट ब्रांड इक्विटी नहीं है, तो प्राइसिंग नहीं है, वो इमेज नहीं है, तो हमारी रियलाइजेशन कम है, और मैन्युफैक्चरिंग सेंट्रिक माइंडसेट, तो पूरा संपूर्ण जो ब्रांड बनना चाहिए शायद वहाँ गैप है, इसलिए मार्जिन भी कम है और ज्यादा फोकस इनवर्ड लुकिंग है रादर देन एक्सटर्नल। ओके, कुछ हद तक शायद
वो सही भी था, बट वो कंपनी का इवोल्यूशनरी फेस चल रहा था, लेकिन इवोल्यूशन कंपनी का हो रहा था, लेकिन अंडरस्टैंडिंग शायद मेरी पास की थी। अच्छा। तो वो गैप समझने में मेरी क्षति हुई, मेरी गलती थी, इसीलिए वो पहले फेज के अंत में मोटा मोटा मुझे लगा कि ये इनफ हो गया है। अच्छा। तो वो रुपए का 8 रुपया या 10 रुपया भी संतोषकारक नजर आ रहा था, बट वो 8-10 रुपया उसके बाद 500 रुपया बन गया या 600 रुपया बन गया। तो वो बड़ी दैट वाज अ बिग जर्नी, and that miss out definitely when I think about it. अमेजिंग। सर, पांचवा नंबर प्रश्न है कि हैव यू थॉट ऑन वैल्यू इन्वेस्टिंग इवॉल्व्ड इन लास्ट 10 years, स्पेसिफिकली जो अभी टेक ड्रिवन एसेट लाइट बिजनेसेस हो गए हैं, तो और हम लोगों ने इतना पढ़ा है वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर साहब को, कि वैल्यू इन्वेस्टिंग का एक पर्सोना हमारे माइंड में डिफाइंड है, राइट? लास्ट 10 साल के अंदर में वो कैसे चेंज हुआ है? अगर कुछ आप उन बुक्स में कुछ चेंजेस सजेस्ट करेंगे कि यार बहुत अच्छा हुआ, पैसे बहुत बने और वैल्यू इन्वेस्टिंग करके, बट अब ये चेंजेस की रिक्वायरमेंट आ गई इन द बुक्स व्हिच हैज बीन रिटन ऑन वैल्यू इन्वेस्टिंग। पहले तो मैं कहूँगा कि कई बार वैल्यू इन्वेस्टिंग जो डिफाइन होती है, मुझे कई बार जिस तरीके से या जैसे इस्तेमाल होता है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, उससे थोड़ा एतराज है। ओके। मैं मानता हूँ कि वैल्यू इन्वेस्टिंग कई बार ऐसे डिफाइन किया जाता है जैसे मैथमेटिकल चीपनेस हो, लो प्राइस अर्निंग मल्टीपल जी। ज्यादातर पॉपुलर डेफिनेशन है वैल्यू इन्वेस्टिंग की। मैं मानता हूँ कि ये नॉट ओनली इनकम्प्लीट डेफिनेशन है बट डेंजरस डेफिनेशन है। ओके। वैल्यू इन्वेस्टिंग कांट बी अबाउट मियरली चीपनेस और more specifically arithmetic cheapness. Okay. Value is a context, is never a single number. Okay. हम उसको जनरलाइज करके ट्रिवियलाइज करके उसकी तौहीन करते हैं और एक नंबर की तरह डिफाइन कर देते हैं कि ये 12p में मिल रहा है तो वो दूसरा 30p में है, तो 12p सस्ता है, 30 महंगा है। Maybe totally wrong. Okay. 30p can be much cheaper than a 13p. Okay. And 13p can be hugely more expensive than 30p. So there is nothing absolute or any intelligent meaning of a number. Okay. It has to be defined, value has to be defined in the context. What is that context? एक है growth rate, second aspects which make the growth pervasive, third is qualitative dimensions of the growth. Okay. ये सभी चीज आप इकट्ठे करते हो तब जाके वैल्यू का एहसास या डेफिनेशन आती है, और वो जब आती है तभी जाके आप कोई चीज सस्ती है या महंगी है उसका ओपिनियन दे सकते हो। तो मैंने पहले भी शायद कोई दूसरे प्रश्न के कॉन्टेक्स्ट में बताया कि ग्रोथ रेट हमें समझ में आती है यदि हम साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी को समझते हैं कि कोई चीज में बड़ा बनने का दमखम है कि नहीं। साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी, साइज इज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट कि कितना बड़ा आज है या कल था। साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी कितना बड़ा कल बन सकता है, और इन्वेस्टिंग में महत्व की चीज साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी है, फ्यूचर, not past or present as much. And size is a statement of fact, more mathematical. But size of opportunity is more art, a judgment, future, a conjecture. So growth rate, judgment is sum total of two other judgments, size of opportunity and character and capability of management to harness that opportunity. वो एक कॉन्टेक्स्ट का पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा, what makes growth pervasive? It becomes pervasive when it is durable for a long period of
कोई चीज 10 साल हो लेकिन कोई चीज 30 साल बन सके तो उसकी क्लियरली ज्यादा वैल्यू। दूसरा प्रिडिक्टेबिलिटी जो मैंने ही जिक्र किया। तीसरा रेजिलियंस, वो बिजनेस में वो दम हो कि चैलेंजेस आएगी, डिफिकल्टीज आएगी, माहौल बदलेगा, कोई ना कोई नई घटनाएं घटेगी, बट बिजनेस में मैनेजमेंट में कितना दम है वो उससे लड़के बाहर निकलने का, वो रेजिलियंस देता है। तीसरा है कैरेक्टर, जो उसका मैथमेटिकल फॉर्म है कि कितनी कैपिटल आपने लगाई, चाहे ऑन या बोरोड, बट उसमें क्या रिटर्न आया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड मेनी अदर एम्पिरिकल एविडेंशियल फॉर्म्स ऑफ क्वालिटी। ये तीनों चीज आप इकट्ठे करते हो, size of opportunity, judgment of the management, rate of growth, durability, predictability, resilience, quality, तब जाके वैल्यूएशन का अंदाज आता है। कंजेक्चर, वो भी पत्थर की लकीर नहीं है, इट्स एन ओपिनियन, बट इन द हैंड्स ऑफ अ गुड इन्वेस्टर अ गुड ओपिनियन। Therefore, that judgment again needs constant revision and re-revision in light of new understanding, new insight, new data, new elevation of the mind. और ईगो के बिना, घमंड के बिना आप आपके ही व्यू को कैसे चैलेंज करके बदल सकते हो, वो सबसे महत्व की जीत है। तो जो वैल्यूएशन है, जो टिपिकल वैल्यू इन्वेस्टिंग जिस तौर से डिफाइन किया जाता है, उससे मुझे बड़ी आपत्ति है। कई बार वैल्यू इन्वेस्टिंग को बोलते हैं कि मतलब ग्रेहामियन सेंस में एकदम सस्ता सुंदर किस्म का मिले, कि जहाँ वर्किंग कैपिटल की अमाउंट से भी सस्ते में बिजनेस मिले, या लो पी में मिल जाए, या लो मल्टीपल ऑफ द कैश फ्लो जैसे कमोडिटी बिजनेस में अच्छे दौर में मिल जाए। तो ये कई सारी चीजों को लूजली वैल्यू डिफाइन किया जाता है, मुझे उससे बड़ी आपत्ति है। वो गलत डेफिनेशन है वैल्यू की। अच्छा, वैल्यू की ये भी डेफिनेशन नहीं है कि कोई महंगा हो पी में तो ही नेसेसरली वो अच्छी क्वालिटी है। आपको उस सभी चीजों का सम्मिश्रण करना है। आपको अच्छी ग्रोथ चाहिए, अच्छी क्वालिटी चाहिए, अच्छी उसकी परवेजिवनेस चाहिए, और साथ साथ आपको ढंग वाले दाम में लेना है। ये सबका सरमाइज करके वैल्यू का ओपिनियन, और शिस्त से जो वैल्यू की ओपिनियन आपकी है उससे कुछ सस्ते में आपको लेना है। ओके। तब आपको 3 रिटर्न्स मिलते हैं। एक रिटर्न है जो वैल्यू है आज उसकी, उससे आपने कितने कम दाम में लिया। वैल्यू है मतलब आपकी निगाह में है, और अज्यूमिंग के वो वैल्यू सही है, राइट। तो 100 रुपए की है लेकिन मिलता है आपको 80 में, तो आपको 20% मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, और वन टाइम 25% का रिटर्न है 80 से 100 का। राइट। दूसरा है उसकी फ्यूचर ग्रोथ, वो एक एन्युइटी है कि फ्यूचर की ग्रोथ समझो आप 20 साल में अंदाज लगाते हो कि 12, 13, 14, 15% ये रेंज में उसकी ग्रोथ आएगी, तो वो एक एन्युइटी है। पहला वाला मार्जिन ऑफ सेफ्टी वन टाइम है, बट ये एन्युइटी है हर साल फॉर द लाइफ ऑफ द बिजनेस। थर्ड है आइसिंग ऑन द केक। केक आपकी ग्रोथ रेट से बनेगी, एन्युइटी से बनेगी, बट आइसिंग ऑन द केक क्वालिटी से बनेगी। जो ग्रोथ रेट है उससे बेहतर रिटर्न यदि आपको मिलता है, तो जो डिफरेंस आपको मिल रहा है वो क्वालिटी की वजह से मिल रहा है। ड्यूरेबिलिटी, प्रिडिक्टेबिलिटी, रेजिलियंस, कॉन्फिडेंस अबाउट, all that gives you extra return over and above that growth rate. तो फाइनल रिटर्न ये तीनों चीज का सम टोटल है। वन टाइम मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एन्युइटी ऑफ ग्रोथ रेट, प्रिडिक्टेड ग्रोथ रेट, एंड क्वालिटेटिव आइसिंग ऑन द केक ऑन टॉप ऑफ दैट ग्रोथ। ओके। तो ये सभी चीज को समन्वय करके हमें जो मिलता है उसको ही मैं वैल्यू मानता हूँ। ओके। मुझे, मेरे लिए वैल्यू की कोई एक मोनोडिमेंशनल डेफिनेशन नहीं है कि सस्ता पी और ये वो, कि केवल ग्रोथ ही चाहिए, और वहाँ
क्वालिटी ना हो तो भी चल जाएगा, वो भी भ्रमणा है। हाई ग्रोथ क्वालिटी के बिना सस्टेन नहीं हो पाएगी, वो डिस्टर्ब होकर टूट जाएगी। अच्छी ग्रोथ हो, अच्छी क्वालिटी भी हो, लेकिन आपने रुपए की चीज 1.5 रुपये में ली या 2 रुपये में ली तो भी कोई बहादुरी नहीं है, वहां भी कोई वो इन्वेस्टिंग मैथमेटिक्स के खिलाफ है। तो आपको ग्रोथ भी चाहिए, क्वालिटी भी चाहिए, वैल्यू भी चाहिए। और इसी को मैं कंप्लीट सत्य मानता हूँ। चाहे वो न्यू एज बिजनेस हो, टेक्नोलॉजी बिजनेसेस हो, ट्रेडिशनल बिजनेस हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली हर बिजनेस, there is a price that you pay today. Supposing you are a full owner of a business and a market value of that business is 100 rupee, then all the profits belonging to that business belong to you. तो 100 रुपया आज आपने खर्च करके पूरा बिजनेस आपके हाथ में ले लिया, आपका 100% ओनरशिप हो गई। तो इक्वेशन वो आपने 100 में लिया, वो सही है कि नहीं, उसके लिए क्या समझना चाहिए कि ये बिजनेस कब तक रहेगा, वो पीरियड के दरमियान उसकी क्या लाइकली एनुअल कैश फ्लो है, क्या ग्रोथ रेट आएगी वो कैश फ्लो में, और उसकी क्वालिटी कैसी है कि अच्छी क्वालिटी की है तो कैश फ्लोज विल बी राइजिंग फास्टर देन द अंडरलाइंग प्रॉफिट्स। और मुझे क्या रेट से ये इक्वेशन में लगाता हूँ, लेफ्ट हैंड में मैंने प्राइस जो पे की है, राइट हैंड में सीरीज ऑफ एन्युइटी है ओवर द लाइफ ऑफ बिजनेस, दोनों को इक्वेट करता हूँ तो मुझे IRR मिलता है, वो मेरा रिटर्न है। राइट। चाहे वो जोमेटो हो या जेप्टो हो, चाहे वो बजाज फाइनेंस हो या टाटा स्टील हो, हर एक बिजनेस के लिए अल्टीमेटली यही इक्वेशन डिटरमिन करती है कि क्या आउटकम है। और वो इक्वेशन के क्या मायने है, क्या नंबर है, वो बिजनेस के कैरेक्टर पे, आपकी अंडरस्टैंडिंग वो बिजनेस के कैरेक्टर की क्या है, मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी पे, और कैसे उसको हार्नेस करके बिजनेस को थ्रू गुड एंड बैड टाइम्स इट टेक्स इट अहेड, उसके पर आधारित है। बट इक्वेशन फेल सेफ है। आप चाहे उसको कोई भी नाम दो, न्यू एज नाम दो, ओल्ड एज नाम दो, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है, लेंडिंग है, नॉन लेंडिंग है, चाहे कोई भी बिजनेस हो, एमएनसी है, इंडियन एंटरप्रेन्योरल है, अल्टीमेटली फाइनल eventual success is left end is the price that you pay, right end is a series of cash flows. Right. And the two, when they are equated, gives the return. And the confidence about the future will determine your ability as an investor to remain with a good business for long and extract the value. तो हर बिजनेस को इवेल्युएट करना हमारा धर्म है, हमारी फर्ज है। नए बिजनेसेस आएंगे तो हमारी सोच से अलग होंगे, बट वो सोच से अलग होगा उसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। नहीं तो प्रकृति के विरुद्ध का आप काम कर रहे हो, क्योंकि प्रकृति नेचर का लो है इवोल्यूशन एंड चेंज, एंड चेंज इज ऑलवेज अनकंफर्टेबल, बट वी ऑलवेज हैव टू बी एज इन्वेस्टर बी माइंडसेट वाइज प्रिपेयर टू डील विद चेंज, एंड इनफैक्ट हमें मजा आना चाहिए वो चेंज को हम हमारी मान्यता से चैलेंज करवाने में, तब जाके हमारे जजमेंट सही रहेगा। नहीं तो एक रिजिड फॉर्मूलेइक इन्वेस्टिंग बन जाएगी, वो केवल मैथमेटिकल रह जाएगी, और मैथमेटिकल इन्वेस्टिंग केवल नहीं होती है। दूसरा, यदि प्रकृति का नियम बदलाव है, यदि वही हम हमारी सोच में नहीं ला सकते और समझ नहीं पाते चेंज, then we are destined to be dinosaurs. Wow. And we cannot be investor. तो नए बिजनेस हो, लेकिन नए बिजनेस या न्यू एज या न्यू फेंगल टेक्नोलॉजी में भी कोई ऑटोमेटिक गुणधर्म नहीं है। अल्टीमेटली इफ दे आर नॉट मेकिंग मनी फॉर सम टाइम, then they must make money thereafter. If they are making less money now, then they must make more money later. If they have not made money and made losses for some length of time, then for much longer time, it will have to make much higher profit and cash flows in order to justify the value.
बट वो निरंतर है, राइट वो सनातन सत्य है कि वो मैथमेटिकल इक्वेशंस हैज टू बी फिट। बाकी जो भी है वो ग्रामर है, आर्ट है, कि भाई ये कितने अरसे तक ड्यूरेबल रहेगा, क्या ग्रोथ रेट रहनी चाहिए, क्या साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी है, क्या कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ रहेगी, और कैसे हम उसको हर समय में बदलाव करके हमारी सोच में उसको परिवर्तित करके इन्वेस्टमेंट में, ओपिनियन में ला सकते, वो आर्ट है। बट जो फाइनल मैथमेटिक्स है वो लॉ ऑफ ग्रेविटी है, उससे आप छूट नहीं सकते। तो नंबर वर्क तो हम एक्सेल शीट में से कर सकते हैं, उसमें कई assumptions होते हैं, वो डाल के हम फ्यूचर अर्निंग वो को assumption कर ही सकते हैं। आर्ट है, वो assumption art और वो assumption को एडेप्ट करना, बदलते रहना विद नई इंसाइट, नई डेटा, नई थॉट, वो भी एक आर्ट है। Got it. नहीं तो हम एक रिजिड माइंडसेट से या एरोगेंट माइंडसेट से उससे प्रभावित हो जाएंगे, और हमें उसके विरुद्ध की चीजें नजर ही नहीं आएगी। फिर Fair points. इन Got it. इन्वेस्टिंग कॉन्स्टेंटली जो आपके पास नहीं है उसमें आपको गुण देखने हैं और एटलीस्ट ट्राई करनी है, और जो आपके पास है उसमें दुर्गुण देखने हैं, तब जाके इन्वेस्टिंग बैलेंस रहे। Amazing. So point number 6 में आते हैं। आपने कई इंटरव्यूज में कहा है, यू स्पोकन अबाउट एक्सक्लूजन बीइंग एज इम्पोर्टेंट एज इंक्लूजन, कि हमको एक्सक्लूड करना भी सीखना चाहिए चीजों के अंदर में। कैन यू गिव मी एन एग्जांपल कि जहां पर आपने कोई एक ग्रेट बिजनेस को आपने एक्सक्लूड कर दिया, कि भाई पता बाद में पता लगा तो बहुत ग्रेट बिजनेस था बट हमने एक्सक्लूड कर दिया। आपने कुछ हद तक इसका जवाब पहले मुझे दिया है, बट एज जब हम पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, जब आपने इतने बड़े बड़े कैपिटल जब बिरला में थे और फिर उसके बाद आज में बड़े बड़े कैपिटल आपने पोर्टफोलियो मैनेज किए, तो वहां पर आप एक्सक्लूजन को कैसे डील करते हैं? एक्सक्लूजन ये कॉन्टेक्स्ट में है कि इन्वेस्टिंग कोई डेमोक्रेसी नहीं है। अच्छा। कि सभी का प्रोपोर्शनेट हक है चीज में। बाजार में 5,000, 6,000, 7,000 कंपनियां हैं, और भी नहीं आएगी। सबका कोई अबाधित हक नहीं है कि हमारे पास आना है। राइट। या हमारे अंदर ऐसा भी नहीं होना है कि हमें सबको अपने बाहों में लेना है। या बहुत कम बिजनेसेस ऐसे हैं कि जहां सस्टेन एंड सुपीरियर वैल्यू क्रिएट हो पाएगी। राइट। बहुत कम मैनेजमेंट ऐसे है कि जहां वो दम और कैरेक्टर है कि अच्छी और लंबे अरसे की वैल्यू क्रिएट हो पाए। और दोनों फैक्टर साथ में बनाए तो दोनों के कॉमन नंबर तो बहुत ही कम है कि जहाँ अच्छा बिजनेस भी हो और अच्छी मैनेजमेंट भी हो। और उसके साथ आप वैल्यूएशन का भी एंगल जोड़ दो कि भाई हमें डिसिप्लिन से रीजनेबल दाम में खरीदना है, कोई भी दाम में नहीं खरीदना है, तो और भी अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है। तो हमें हर चीज हमारी निगाह में जो आती है उसमें घूम देखने की जरूरत नहीं है। राइट। और इनको हमारे नजदीक लेने की भी जरूरत नहीं है। हमें तो उनको अपने आप को प्रूव करने दो, उनको अपने आप को क्षमता दिखाने दो। तो जब आपको वो उनकी क्षमता दिखे और आपको समझ में आए, वहां से भी यदि वो ठीक है तो बहुत लंबे अरसे की अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो एक्सक्लूजन तो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, क्योंकि जो पूरा टोकरी है उसके अंदर बहुत सारी चीजें, उसमें से बहुत कम देखने के लिए लायक है, उसमें से बहुत कम देखने के बाद खरीदने के डिसीजन के लायक है। और उसके दाम के बाद तो उससे भी कम चीजें है कि जो एक्चुअली पोर्टफोलियो में आने लायक है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल एक्सक्लूजन का ही हमें ज्यादातर नकारना है, रादर देन पॉजिटिवली एम्ब्रेस। तभी जाके इन्वेस्टिंग की स्केप्टिसिज्म, सिनिसिज्म एंड क्वालिटी और वैल्यू क्रिएशन कैपेबिलिटी सही रहेगी। नहीं तो गधे घोड़े
सभी किस्म के प्राणी अंदर आ जाएंगे। इन्वेस्टिंग कोई एनिमल मैनेजर ही नहीं है कि वहाँ चिंपांजी भी हो, हाथी भी हो, हिपोपोटेमस भी हो और रेबिट भी हो। हमें केवल उतने ही, वो पूरी एनिमल मैनेजर ही नहीं, हमें तो छांट छांट के बहुत कम को उसमें से देख के, पोर्टफोलियो की तासीर देख के, हमारी शक्ति या क्षमता को सही तरीके से समझ के, हमारी वीकनेस को भी समझ के, सभी एंगल चेक करके क्या ऑप्टिमल रिटर्न पॉसिबल है पोर्टफोलियो लेवल पे, उतनी ही चीजों को समावेश करना है। ओके। उसमें बहुत आकर्षण आएंगे तो उसको हमें इग्नोर करना है, कहीं गलत किस्म का आकर्षण आएगा उसको तो बिल्कुल इग्नोर करना है। Which current market narrative do you think is deeply misunderstood by investors today? कि जो अभी आपको लगता है कि ये नैरेटिव जो है वो नहीं है जो लोग सोच रहे हैं। जैसे आपने कहा कि वैल्यू इन्वेस्टिंग, it is definitely misunderstood. The way it has been projected right now these days is more PE oriented investing. It's not value investing. उसके beyond कौन सा नैरेटिव आज जो चल रहा है आपको लगता है कि ये नहीं, सही ये तो कॉन्स्टेंटली कई सारी ऐसी चीजें मार्केट में चलती रहती है। जैसे मुझे कई बार कंफ्यूजन ही हमेशा मन में पैदा होती है, जैसे ये वैल्यूएशन की डिबेट जो चलती रहती है कि ये अभी सस्ता है, ये अभी महंगा हो गया है। ये सभी डिबेट मुझे एक्चुअली कभी समझ में नहीं आई। दूसरी ऐसी डिबेट बार बार चलती है, अभी लार्ज कैप का दौर है, अभी मिड कैप का दौर है, अभी स्मॉल कैप का दौर है, अभी मिड कैप या स्मॉल कैप महंगे हो गए लेकिन लार्ज कैप ऐसे है। ये सभी मुझे लगता है कि व्यर्थ डिबेट का प्रकार है। कोई फंडामेंटल गुणधर्म टाइटल से नहीं आता है। वो लार्ज कैप है इसलिए अच्छा है या बुरा है वो नहीं तय होता है, या मिड कैप है इसलिए वो सस्ता है या महंगा है वो तय नहीं होता है, ये स्मॉल कैप है इसलिए वो फ्रेजाइल है या रेजिलियंट है, या वो सस्ता है या महंगा है, या ज्यादा रिटर्न देगा या कम, वो नहीं तय होता है। टाइटल से कुछ भी डिटरमिन नहीं होता है, उसके गुणधर्मों से ही डिटरमिन होता है। बिजनेस में दम है कि नहीं, बड़ा बनने की क्षमता है कि नहीं, मैनेजमेंट में भी वो कैरेक्टर है कि नहीं, वो धैर्य, पेशेंस, लंबी गेम खेलने की तैयारी है कि नहीं, वो फायर इन द बेली, साथ साथ एग्जीक्यूशन, इंटेंसिटी, कैपिटल एलोकेशन, कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन, केयरफुल गवर्नेंस एंड कॉम्पिटेंस सब है कि नहीं, वहाँ वो ग्रोथ ड्यूरेबल है कि नहीं, प्रिडिक्टेबल है कि नहीं, क्वालिटेटिवली साउंड है कि नहीं, उसको हम आर्ट और साइंस के कोल्ड्रन में मिक्स करके उसकी वैल्यू जजमेंट कर सकते हैं कि नहीं। हमने वो सही भी किया, उसके बाद हमारे में शिस्त है कि नहीं कि वो चाहे कितनी भी मार्केट में प्रलोभन हो लेकिन हम अपनी मर्यादा रख के उससे कुछ जो वैल्यूएशन हम समझ रहे उससे कुछ डिस्टेंस रख के मार्जिन ऑफ सेफ्टी से खरीदने की क्षमता रखते हैं कि नहीं। वो लेने के बाद हमारे मन पे हमारा कंट्रोल है कि नहीं कि अप एंड डाउन में घबराए बिना या उत्साहित हुए बिना हम गलत एक्शन ना लें। तो ये सभी फैक्टर जब हम समन्वय करेंगे तब जाके वो इन्वेस्टिंग के पूर्ण तरीके के मायने आएंगे। इसलिए मुझे ये मिड कैप, स्मॉल कैप, ये दौर है, कब से आप लास्ट 3-4 साल से पर्टिकुलरली देखे, हर समय में हजारों ओपिनियन टेलीविजन में, मीडिया में, प्रिंट, यहाँ वहाँ घूमते ही रहते हैं व्हाट्सएप पे, इधर उधर, अभी ये दौर है, अभी वो दौर है, अभी ये हो गया है, और इतनी डेटा पॉइंट, इतनी डेटा पॉइंट की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इफ डेटा को ही एडप्ट करने का आपका इन्वेस्टिंग धर्म मान लोगे तो terabytes and terabytes of data will float at you every second and it is humanly impossible for you to make sense out of it. चाहे आप 24 घंटे भी काम करो कुछ नहीं हो सकता है। तो ये
ये सब जो डिबेट है मुझे बहुत ही शैलो एंड व्यर्थ डिबेट नजर आती है कि ये दौर है, ये फला हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और हर समय मार्केट को जज करने की भूख है एक लोगों को। करेक्ट। कि भाई हर चीज को इवेल्युएट करनी है, हर चीज को समझना है। क्यों? लेकिन हर चीज को समझने की आवश्यकता नहीं है, हर समय समझने की आवश्यकता नहीं है, हर चीज को इंटरप्रेट करने जरूरी नहीं है, और हर चीज इंटरप्रेट करके रिस्पॉन्ड करना भी जरूरी नहीं है। हमें संयम से केवल उतनी चीजें पे फोकस करनी है जो शायद महत्व की हो। वो they have to pass the three tests. They must be valuable pieces of information. Okay. They must be durable information. That means they must have longevity. And thirdly, they must have important pregnant message which is impact on value creation or destruction. यही तीन जहां है उतनी ही हमें समझना है, बाकी नॉइस को इग्नोर करना है। तो ये ये जो थीम, कभी ये थीम, कभी वो थीम, कभी मिड कैप, कभी स्मॉल, कभी लार्ज, कभी ये इंडेक्स। अभी इंडेक्स इन्वेस्टिंग का भी एक हुआ है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि इंडेक्स इन्वेस्टिंग गलत है। यदि आपका लॉन्ग टर्म व्यू है कि ठीक है इकोनॉमी अच्छा करेगी, ओवरऑल मार्केट रिफ्लेक्ट करे कि एक गिवन लेवल ऑफ रिटर्न आ सकता है, और आपको वो कंफर्ट, आपको ब्रॉडली वो इक्वेशन समझ में आता है जी। तो इंडेक्स इन्वेस्टिंग लो कॉस्ट ऑप्शन है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, नथिंग रॉन्ग। बट इफ लार्जर एंड लार्जर पार्ट ऑफ market becomes index investing, then you're replicating past into the future, and you're replicating too much of imperfection of what is today into the future. Right. And investing is about future, not about the past as Right. much. And therefore, same biases then get magnified and replicated and create a self-sustaining illusion. तो ये सब भी भयस्थान है। तो ये fundamental investing over some 325, 350 years of recorded history of organized investing, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। वहाँ फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है वो सनातन सत्य है, आज भी वो सत्य है। उसकी समझने की चेष्टा, उसको टाइटल देने की चेष्टा, उसकी हर समय इंटरप्रेट करने की चेष्टा, हम सभी उसके वो गुस्ताखी के लिए जिम्मेदार है कोई ना कोई मायनों में। लेकिन वो बार बार हम वो गुस्ताखी करें तो वो हमारी नेवेट है, हमारी शेलोनेस है। तो मैं नहीं मानता हूँ कि फंडामेंटल इन्वेस्टिंग के प्रकार में या उसकी रिस्क कंट्रोल करके उससे कैसे रिटर्न निकलवाना है उसमें कोई बदलाव है। हाँ, ये चीज जरूर है कि शेल्फ लाइफ ऑफ बिजनेसेस हैज बिकम शॉर्टर। राइट। Competitive advantages no longer remain with you for very long period of time because technology allows these advantages to be copied by others quickly and not give you the monopoly profits for long. तो ये चीज हमें समझनी है कि businesses can't continue to enjoy the advantage they enjoy for indefinite period of time. To that extent, our view horizon period, our assessment of the risk in that has to be suitably be tempered. But fundamental principle में कोई बदलाव नहीं। X is price that you pay for the business. Y is a series of cash flows in future compared to that price. And the two equations should healthily combine together to give you meaningful outcome. सर एज ए इन्वेस्टर या एज अ फंड मैनेजर हम सब के पर्सनल बायस भी होते हैं, तो हाउ डू वी प्रोटेक्ट आवर पोर्टफोलियो फ्रॉम इंडिविजुअल बायस, जिसके कारण हो सकता है थोड़ा लॉन्ग टेन्योर तक अंडर परफॉर्मेंस रहे, जो हमेशा अपने आप में भी क्वेश्चन क्रिएट करता है कि क्या मैं इररिलेवेंट हो गया हूँ। तो हाउ डू यू चार्ज योरसेल्फ एंड रिमूव फ्रॉम ऑल दोस प्री कंसीव नोशन और पर्सनल बायस अबाउट दिस? बट वो इन्वेस्टिंग का बहुत महत्व का हिस्सा है। एडेप्टेबिलिटी, रेजिलियंस,
एट द सेम टाइम हैविंग जुडिशियस कन्विक्शन, दोनों महत्व का है। आप आपका कन्विक्शन खो दोगे तो सब खो दोगे। लेकिन कन्विक्शन एरोगेंस में नहीं बदलना चाहिए, कन्विक्शन रिजिडिटी में नहीं बदलना चाहिए। रिजिडिटी तब बनती है कि आप उसके आगे कोई दूसरी चीज देख ही ना पाते हो। एरोगेंस तब बन जाता है कि आपने एक सक्सेस हुई और एक स्टॉक में या एक पोर्टफोलियो में उसको आप संपूर्ण तरीके से आपकी खुद की सक्सेस मान लेते हो। आप एक सिंबल हो, एक टोकन हो, आप उसमें हिस्सा प्ले करते हो वो सक्सेस हासिल करने में, लेकिन अपने आप में आप संपूर्ण सत्य नहीं हो। और कंप्लीट आपकी बदौलत होता है, ये भी एक भ्रमणा भी नहीं, अहंकार है। तो वो one of the most important aspects of good investing is ability to learn, ability to refine, ability to cast away your prejudices, ability to throw away your ego. लर्निंग की भावना प्रबल है तो ईगो ऑटोमेटिकली बर्न हो जाता है। यदि लर्निंग की भूख आप में ज्यादा है तो आप समझते हो कि however much you may know, but you know only this much. And there is so much more to know that you can never hope to know enough. कि चाहे कितनी भी भगीरथ प्रयत्न हो, कितनी भी आपकी इंटेंस उत्सुकता हो, डिटर्मिनेशन हो, लेकिन there is only so much you can know and there is so much more to know in the whole ब्रह्मांड में इतनी सारी चीजें हमें सीखनी है। तो ये हमारा एक पेटी ईगो, अहंकार, उसकी कोई कीमत नहीं है। ये एक्चुअली ये और इंटेलेक्ट कई बार अहंकार को जन्म देता है, क्योंकि इंटेलेक्ट की वजह से हमें ऐसा महसूस होता है कि हम ही हम हैं। लेकिन विजडम सिखाता है कि वो सत्य नहीं है, कि हमारे में बहुत सारी त्रुटियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं कि हम उतना ही हम कर पाएंगे और उतना ही हमारी सोच के दायरे में आता है। तो यदि ये एक किस्म का ब्रह्म ज्ञान अंदर आपके अंतरात्मा को टटोलता है तो आप रियलाइज करते हो कि ये पेटी ईगो, एरोगेंस की कीमत नहीं है, वो केवल आपके मन को फुसलाने की, बहलाने का एक प्रकार है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसीलिए कांस्टेंट लर्निंग, डिजायर एंड हंगर टू कीप लर्निंग, क्योंकि लर्निंग इज वन टाइम and ability to learn is forever. What you have learned in your MBA class is only what you have learned at that point of time. It's only your ability to learn which will keep you learned all through. And therefore, and finally, once you recognize that if you have got money and ego, both, it will be only the later which will remain with you after a while. If you realize this, then you also realize that it has no value. Wow. Ego has no value. And adaptability, resilience, ability to reinvent yourself, again, all of that comes from the hunger to learn and desire to learn. इसलिए मैंने बहुत पहले ही जिक्र किया था, मैं तो कहता हूं कि कुछ भी ना हो, केवल लर्निंग का ही एक बेनिफिट हम इन्वेस्टिंग का ऑफशूट गिने तो मैं तो मानता हूं कि केवल वो एक बेनिफिट के लिए भी पूरी जिंदगी उसके पर डिवोटेड होनी चाहिए, क्योंकि वो लर्निंग इटसेल्फ इज अ ग्रेट सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। उससे ही पूरी अंदर सेरेनिटी, पीस, जो मैं स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा था, वो एहसास उससे ही आता है कि आपको अंदर से एक किस्म की सेटिस्फैक्शन, एक किस्म की सेरेनिटी, एक किस्म की सही किस्म का संतोष जो मिलता है वो उससे मिलता है। तो
मैं तो मानता हूं कि वेल्थ, मनी, रिकॉग्निशन, द नेम, ऑल दैट वाइल इम्पोर्टेंट इन themselves, हम कोई हिमालयन पे बैठने वाले कोई साधु नहीं है, तो ये सब महत्व का है, बट ये केवल एक सिंबल है. लर्निंग, deep satisfaction it gives to you, not only getting right results but doing it right, satisfying the aspirations and the desires of people who trust and depend upon you, and to carry on that journey for its own sake. केवल उसके फल की अपेक्षा के बिना भी वो जर्नी हमें अचीव करनी है. यदि वो, मैं मानता हूं कि अपने आप में उससे ज्यादा संतोष और तृप्ति कहाँ भी नहीं है. तो ये सब चीजें अपने आप निकल जाती है उसके बाद. सर आप इमेजिन नहीं कर सकते, मुझे इतनी संतुष्टि मिल रही है ये पूरे लर्निंग जर्नी में अभी जो मैं आपके साथ हूँ. इनफैक्ट मेरा ट्विटर हैंडल जो कि मैंने 6 साल पहले बनाया था, उसका टाइटल ही है लर्नर विवेक बजाज. मैंने अपना डीएनए वो कर रखा है सर कि, और इतना सेटिस्फैक्शन मिलता है सर आप लोगों से सीख के कि इट्स लाइक अ हाई पॉइंट एंड मनी कैन नॉट रिप्लेस ऑल. मनी कैन नॉट. सर कुछ लास्ट 2-3 क्वेश्चन है बिफोर आई मूव. If I have to summarize your investing philosophy in 3 words, not sentences. 3 words. Just 3 words में आपका investment philosophy. मुझे बताइए, impromptu है but. Growth. Okay. Quality. Okay. And value. Okay. All 3. All 3. बहुत ही. Without growth, there cannot be value creation. Okay. क्योंकि without growth, equity becomes like a bond. It becomes stagnant. Therefore, growth is vital. But growth is not complete in itself without quality. Growth without quality can be corrosive. Growth for the sake of growth can only be philosophy of cancer, where unchecked multiplication of body cells occurs is cancer, right? So, unchecked growth without quality is a recipe for destruction. But growth and quality results into a satisfying investment outcome only when purchased at a sensible price, at a value. Therefore, in 3 words, growth and quality purchased at value price. Wow. What a beautiful sum up. थोड़ा सा रीडिंग, रिफ्लेक्शन और पर्सनालिटी की तरफ बस 2 क्वेश्चन है मेरे. रीडिंग मेरा नशा है. You read 24 books a year, 2 books a month. That's what I read in one of the articles. More than that. अभी और बढ़ गया. Lovely. Which non-investing book has shaped your investing worldview overall? That's like saying, name only one poetry which is beautiful, or name only one piece of art which is the most satisfying, or one philosophical thought which is summarizing everything. Clearly, in the world which is so variegated, there is more than one. So, एक का ही नाम लेना शायद अन्याय होगा. और ये सब चीजें मेरे आर्ट, पोएट्री, लिटरेचर, ये सब मेरे पैशन के, म्यूजिक मेरे पैशन के विषय. पर्सनली आई लव इट. इट्स लाइक सेइंग कि वन पीस ऑफ म्यूजिक व्हिच इज given you deep satisfaction, it can't be one. It is, there are many, but I would say I would refer to one book which gives push to that idea. There is a book called Lattice Work. Okay. Lattice work. Lattice work, like a maze of जैसे सीढ़ियाँ टेढ़ी और ऊपर और हॉरिजॉन्टल रखी हो, and you climb on that lattice work, right, by a person called Charles Hexton. Okay. Basically, fundamentally that book is about कि कैसे अच्छी investing
is like a biological evolutionary adaptation of multiple branches of knowledge. फिजिक्स भी कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि फिजिक्स ही आपको सिंपल आइडियाज दिखाता है कि जो चीज ऊपर जाती वो नीचे आती है, and therefore prices go up, they go down. Markets also behave in that zigzag fashion. बायोलॉजी का बड़ा महत्व का है, क्योंकि market is constantly an evolutionary idea. And if any business or any entity running the business is not adaptive, then that business value creation will suffer or survival will suffer. जैसे चार्ल्स डार्विन ने बताया है कि भाई greatest attribute of any species is not the intellect but adaptability. The ability to survive by constantly changing with the changes around you. तो बायोलॉजी का बहुत महत्व है. फिलॉसफी आपको बहुत चीजें सिखाती है कि कैसे डिटेच होके आप चीजों को पर्सपेक्टिव में लेते हो और उसके नेरो और छोटे मायनों में आप अटक नहीं जाते हो. स्पिरिचुअलिटी आपको डिटैचमेंट सिखाती है कि आप भावना में बह के इन्वेस्टिंग न करो. आप क्लियर हो तो आपका इमोशन होना लेजिटिमेट है, लेकिन आप कोच भी हो, और ये दोनों भावना एक साथ रखना बहुत चैलेंजिंग काम है. यिन एंड यांग ऑफ इन्वेस्टिंग यही है कि आप कॉन्फिडेंट भी हो, साथ साथ आप डिफिडेंट भी हो, आप बिलीव भी करते हो जो कर रहे हो, उसमें डाउट भी रखना जरूरी है. आपको उसमें विश्वास भी है, साथ साथ स्केप्टिसिज्म भी है. ये यिन एंड यांग इन्वेस्टिंग में हर समय मिलता है, तब जाके वो हेल्दी बनता है. नहीं तो एक ही भावना में वो बह के वो पिनेकल पे रहता है, ऐसा नहीं होता है. तो ये स्पिरिचुअल भाव आपके अंदर आपको ये अटैचमेंट और डिटैचमेंट दोनों का महत्व सिखाती है. इस तरीके से इकोनॉमिक्स का तो क्लियर इम्प्लीकेशन, साइकोलॉजी का बहुत इम्प्लीकेशन है इन्वेस्टिंग में कि आप अपने आप में सिस्टम नहीं. what the prices are not affected only over the period of time. Prices are determined by underlying value, but at a point of time, it is determined by actions of multiple people, and multiple people are not necessarily rational, and therefore a lot of emotionality is at work, and ability to understand the psychology of the market and psychology of investing is so critical for rational investing to be practiced per se. पोएट्री का भी उसमें कंट्रीब्यूशन है आपकी. इट टीचेस यू टू स्लो डाउन, इट टीचेस यू टू बी नॉट unnecessarily be driven too much about every flux, everything around you. आप सृष्टि के निर्माता नहीं हो कि पूरी सृष्टि का भार आपके कंधों पे है कि हर चीज को समझना है, हर चीज को इवेल्युएट करना है, हर चीज पे ओपिनियन है, हर चीज को बनाना है. नहीं है, ना आपकी क्षमता है. तो पोएट्री आपको समझाती है, लिटरेचर आपको समझाती है कि कैसे संक्षिप्त में या कैसे नॉन क्वांटिफाइबल चीजों की वैल्यू और गरिमा है. तो कई सारे फील्ड्स ऑफ नॉलेज है जिसकी इन्वेस्टिंग पे डीप इम्पैक्ट है, एंड फाइनल इन्वेस्टिंग इज एन आउटकम और अ लेटेस्ट वर्क of so many impinging, interacting, influencing branches of knowledge on each other, creating a new adaptation out of this, which again keeps learning and adapting to a new form. तो
ये एक बुक से आप देखो तो कई सारी चीजों का इन्वेस्टिंग के लिंक केवल मैं बात करूँ तो जन्म होता है। मैं मेरे लिए रीडिंग एक मेरे विषय का या मेरी इन्वेस्टिंग का महत्व का हिस्सा है। वो ठीक है कि अच्छी इन्वेस्टिंग के लिए अच्छी रीडिंग बहुत महत्व की है और जरूरी है, वो खुराक है आपका। एंड मच लाइक यू ब्रश डेली, much like you take bath daily, much like you do many other things as a routine, reading is continuous all the time and relentless. But apart from that, मैं मानता हूँ कि रीडिंग पर से मेरे लिए बहुत सेटिस्फाइंग है। When I am reading something, I am lost in my own world. I have no कोई बाकी दुनिया क्या हो रही है उसे पढ़े हो के आप उसमें पूरी तरह इमर्स दो। वो सेटिस्फेक्शन इटसेल्फ इनफ है। उससे कुछ अंडरस्टैंडिंग मिलती है या कुछ नॉलेज मिलता है या कोई काम में सहायता मिलती है, वो तो एडिशनल है। बट वो पर से इटसेल्फ इज अ सेटिस्फेक्शन ऑफ एन अनडिफाइनेबल जॉय। तो जॉय ऑफ रीडिंग, ऑफ गुड रीडिंग इज अनमैच्ड जॉय। तो उससे और फायदे मिलते हैं तो अच्छी बात है। बट इट्स लाइक कि वेल्थ मिलती है, रिकॉग्निशन मिलता है तो अच्छी बात है इन्वेस्टिंग की। बट पर से मेन पर्पस ऑफ इन्वेस्टिंग इज अदर्स, सो इट इज द सेम वे आई वुड से। But there can never be one book, there can be never one beautiful music piece, there can be never one good piece of art, there can never be only one piece of literature or one piece of poetry, there can never be only one good book. Amazing. 2013 में आपने एक बुक लिखी थी। जी, मैं एक दूसरी अभी लिख रहा हूँ। बस यही मैं विश लिस्ट लेके आ रहा था। सुपर। मैंने काफी सारा लिखा है, ऑलमोस्ट 800 850 पन्ने जितना तो लिख डाला है। वाह। लेकिन अभी भी लग रहा है कि बाकी है कई सारा, तो वो पॉइंट कंप्लीट करना है, फिर उसको कोलेट करना है, फिर पूरा बनाना है। जरा थोड़ा टाइम है इसका। लवली, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट सर। सर लास्ट प्रश्न है इसका इंटरव्यू का। इफ यू could go back to the start of your investing career, जो आपने 23-24 साल में आपने कहा था कि, and whisper one sentence to yourself, what would it be? You're going to start, huh? That's like your first sentence you will give to yourself. Man, begin your journey even earlier and hope that you will live longer. So that power of compounding is stretched at both the ends. That you begin early and that you live long enough to compound it for longer. Therefore, the power of compounding stretch at both the ends. Superb. This was for my kids. That's why I asked you. I'm going to share this with them, that this is what you said, and hopefully they follow the path you have followed. Thank you so much, sir. Thank you. Really blessed. The feeling is not feeling good. It's like I'm in a very different blissful mode because of a lot of life wisdom you have shared with me. I can't thank you. My pleasure. We all learn from each other all the time. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.